अध्याय 151। हमने ईर्ष्या न करने का वादा किया था। जैसे ही गंभीर धुन शुरू हुई, जज एक पल के लिए चुप हो गए, हालांकि उनके चेहरे पर पैनी नजर और आलोचनात्मक भाव बने रहे। आखिर शुरुआती पंक्तियों से ज्यादा कुछ पता नहीं चला था। फिर एक वैसी ही गहरी और प्रभावशाली आवाज गूंजी, वे सब बहादुर हैं। वे कहते हैं, अपने घावों को सिल लो, कोई भी मस्खरे से प्यार नहीं करता। जैसे जैसे वे सुनते गए, जजों के भाव बदलने लगे। फिर उन्होंने ये पंक्ति सुनी, कौन कहता है कि कीचड़ में सने लोग हीरो नहीं होते। महेश तलवार को तुरंत अनसंग हीरोज के प्रचार वीडियो में सफाईकर्मी की याद आ गई, जिसके कपड़े और हाथ सड़कों की सफाई से कीचड़ से सने हुए थे। और बारिश में खड़ा सीमा रक्षक, जिसके जूते कीचड़ से काले हो गए थे। और प्रचार वीडियो की शुरुआत में अग्निशामक आग से बाहर निकलता हुआ, जिसका पूरा शरीर कालिक से ढका हुआ था। एक ही गीत ने इन साधारण और असाधारण गुमनाम नायकों के दिलों को छू लिया था। ये तुरंत इन साधारण लेकिन असाधारण लोगों की छवियां सामने लाता है। फिर उदास धुन और आवाज अचानक बुलंद हो उठी, मैं तुम्हें अंधेरी गली में अकेले चलते हुए प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी अदम्य भावना को प्यार करता हूं। महेश तलवार की आंखें सिकुड़ गईं और वे अनजाने में सीधे बैठ गए, मानो एक भी शब्द छूट जाने से डर रहे हों। बाकी 9 जजों के भी ऐसे ही भाव थे, उनकी पैनी नजर और तिरस्कार गायब हो गया था। अंधेरे में सिसकियों और गर्जनाओं के लिए कौन कहता है कि केवल प्रकाश में खड़े लोग ही नायक होते हैं। सिस महेश तलवार ने अपने बगल वाले जज को हौंकते हुए सुना, जो इस पंक्ति से स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ, उनके सिर में झुनझुनी हुई और उनके हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। बस महेश तलवार के दिमाग में अनायास ही एक विचार आया। फिर उन्हें अपनी बेटी रिया तलवार का गीत याद आया, जिसे उन्होंने खुद रचा था। उनकी बेटी ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास से प्रवेश करने से पहले लगन से अभ्यास किया था और एक बेहतरीन डेमो रिकॉर्ड किया था। महेश तलवार हमेशा से मानते थे कि उनके गीत लेखन कौशल और उनकी बेटी की गायन क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि अकेला जज्बा सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। हमेशा आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग होते हैं और आसमान ही सीमा है। ये किसका काम है। 2 मिनट बाद गाना खत्म हो गया। मीटिंग रूम में एक पल का सन्नाटा छा गया, जिसके बाद तालियां बजने लगीं। जजों ने भी अचानक तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये गाना एकदम सही है। कौन कहता है कि सिर्फ रोशनी में खड़े लोग ही हीरो होते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर इस गाने को किसी प्रमोशनल वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो मुझे आश्चर्य है कि इससे कितने आंसू निकलेंगे। इसका जिक्र भी मत करो, मैं पहले से ही अभिभूत महसूस कर रहा हूं। जज खुशी से झूम उठे और उनकी खूब तारीफ करने लगे। ये बात वे पूरी तरह भूल गए थे कि कुछ ही मिनट पहले वे गुस्से में कह रहे थे, हमें नवदेशी संगीत जगत में व्यवस्था बहाल करनी होगी। प्लेबैक का काम संभाल रहे कर्मचारी हैरान रह गए। क्या ये सभी जज चेहरे बदलने में माहिर थे। टीचर चेन, आपका क्या विचार है। एक जज ने महेश तलवार से पूछा। बाकी जजों ने भी उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में चिंता थी। सभी जानते थे कि महेश तलवार की बेटी रिया तलवार भी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और उनके गाने को अभी अभी 9.5 अंक मिले थे, जिससे वह फिलहाल पहले स्थान पर थीं। लेकिन अब सभी को लग रहा था कि अकेला जज्बा गाना बेहतर है। लेकिन इससे महेश तलवार को निश्चित रूप से शर्मिंदगी होगी, इसलिए उनकी राय पूछना जरूरी था। महेश तलवार कुछ नहीं बोले, बल्कि सीधे अपना स्कोर बताया, 9.9 अंक। उन्होंने रिया तलवार के गाने को पहले सिर्फ 9.6 अंक दिए थे। जज चौंक गए, फिर तुरंत उन्हें शाबाशी देते हुए बोले, शिक्षक चेन का नेक चरित्र वाकई सराहनीय है। शिक्षक चेन वास्तव में नवदेशी संगीत जगत के स्तंभ हैं। तो हमारा स्कोर तय हो गया। बिल्कुल 9.9 अंक। हम उन्हें घमंडी होने से रोकने के लिए 0.1 अंक काट रहे हैं। वैसे इस गाने को किसने लिखा है और किसने गाया है। जज उत्सुक थे। एक कर्मचारी ने पढ़कर सुनाया, संगीतकार राग साहिल, गीतकार राग साहिल, गायक राग साहिल। गीत, संगीत और गायन के लिए एक ही व्यक्ति। जजों ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक किसी ने कहा, ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। उसके बगल वाले व्यक्ति ने अपनी जांघ पर हाथ मारा, वही जिसने शौकिया मंच पर ऑर्डिनरी रोड लिखा था। अरे हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने लेटर भी लिखा था, जिसे मेहर अवस्थी ने गाया था। अरे वाह, तो वही थे। कोई आश्चर्य नहीं। महेश तलवार चुप हो गए। वह स्वाभाविक रूप से राग साहिल को जानते थे। मेहर अवस्थी को रिया तलवार की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी माना जाता था और राग साहिल मेहर अवस्थी के पसंदीदा गीतकार और संगीतकार होने के नाते उनसे परिचित थे। लेकिन बस इतना ही। अपनी हैसियत के चलते वह किसी अनजान व्यक्ति को गंभीरता से नहीं ले सकते थे। हालांकि अब उन्हें एहसास हुआ कि इस अनजान व्यक्ति का कौशल उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। जल्द ही जजों ने अकेला जज्बा को 9.9 अंक दिए। आश्चर्य की बात नहीं, ये प्रथम स्थान पर रहा।
तीसरे दौर का निर्णायक मंडल समाप्त हुआ और जैसे ही जज नवदेश टीवी नेटवर्क से निकले, एक जाना पहचाना दृश्य सामने आया। श्री गुओ, क्या आप निर्णायक मंडल के चौथे दौर में भाग लेने जा रहे हैं? एक गाना है। श्रीमान झांग, क्या आप चौथे दौर में उद्योग प्रतिनिधियों के लिए एक गाने की सिफारिश कर सकते हैं? श्रीमान जू, अकेला जज्बा की चर्चा तीसरे दौर तक जारी रही। महेश तलवार ने भारी स्वर में अपनी बेटी को फोन किया, रिया तलवार, मुझे माफ करना पापा, इस बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उदास चेहरे के साथ फोन रखने के बाद उन्होंने तुरंत संगीत जगत के एक जाने माने वरिष्ठ व्यक्ति को फोन किया, प्रोफेसर यशवंत देशपांडे, मुझे आपसे कुछ कहना है। द नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के बारे में मैं आपको एक गाना सुझाता हूँ। नहीं, रिया तलवार का नहीं। भला मैं पक्षपात कैसे कर सकता हूँ? यह कोई और गाना है जिसका नाम है अकेला जज्बा। शाम के 7 बजे, हरितपुर, नीरांजल लोड्स कोर्टयार्ड रेस्टोरेंट। यह एक प्रसिद्ध स्थानीय नवदेशी रेस्टोरेंट है जो खूबसूरती से सजा हुआ है। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले एक कमल का तालाब और आंगन दिखाई देता है। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए कमल के तालाब के ऊपर बने घुमावदार पुल को पार करके आंगन से होकर गुजरना पड़ता है। इस समय एक शांत और संयमित स्वभाव वाली महिला पुल पर शान से चल रही है। लंबी टांगों वाली, पतली और कदकाठी की वह महिला कमल के तालाब और आंगन में ऐसे टहल रही है मानो किसी चित्र से निकली परी हो। दुर्भाग्य से परी ने मुखौटा पहन रखा था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस समय अच्छे मूड में नहीं है। बहन किंग मेई, हमने श्री खन्ना के बगल में एक निजी कमरा बुक किया है। बहन किंग मेई, लगता है श्री खन्ना के साथ आने वाली सभी महिलाएं मेरी सहपाठी हैं और वे सभी बहुत सुंदर हैं। अरे अरे, बहन किंग मेई, निर्देशक ली भी आ गई हैं। उन्होंने बहुत ही कामुक पोशाक पहनी है। उनकी नेकलाइन पेट तक गहरी है और उनकी स्कर्ट इतनी छोटी है कि उनके नितंबों को मुश्किल से ढक पा रही है। श्री खन्ना शायद इसे संभाल नहीं पाएंगे। यह अग्रिम सूचना रितिका मेहता ने मेहर अवस्थी को भेजी थी, जो पहले ही आ चुकी थीं। सुंदर और संयमित स्वभाव वाली वह हसीना मुठियां भींचे हुए मनोरम दृश्यों के बीच शान से चल रही थी। मेहर अवस्थी, तुमने वादा किया था कि तुम ईर्ष्या नहीं करोगी, इसे अपने अंदर ही रखो। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अध्याय 152। मैंने 9 बजे के बाद दरवाजा बंद कर दिया। दिन भर की कठिन बातचीत के बाद, जिसमें मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना के पक्ष में पैरवी करने के लिए तन्वी राउत की मदद भी ली, आखिरकार उन्होंने उज्ज्वल फिल्म एंड टेलीविजन के साथ डे एंड नाइट की पटकथा के अधिकार के लिए समझौता कर लिया। कीमत एस जोड़ स्तर पर तय की गई थी और रेयांश खन्ना को बाद के राजस्व का 20% भी मिलेगा। अगर शो रेटिंग में हिट होता है तो उज्ज्वल फिल्म एंड टेलीविजन और अन्य चैनल प्रसारण और विज्ञापन से राजस्व साझा करने के बाद शेष हिस्सा रेयांश खन्ना के साथ 80/20 के अनुपात में बांटा जाएगा। रेयांश खन्ना के लिए ये निस्संदेह एक बेहद अनुकूल सौदा था। बाद में होने वाली आय के बिना भी रेयांश खन्ना की अधिकारों की बिक्री से ही कर के बाद की आय 3 मिलियन रुपये से अधिक थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रेयांश खन्ना ने अपनी मां सुहासिनी खन्ना को संदेश भेजा, मां, अब हम अमीर हो गए हैं। रेयांश खन्ना की मां एक पारंपरिक पूर्वी महिला थी, मेहनती, गुणी और मितव्ययी। हालांकि उनके तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे, फिर भी वे उनके दहेज और सगाई के उपहारों के लिए बचत करना चाहती थीं। उन्होंने और रेयांश खन्ना के सौतेले पिता ने अपने तीनों बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत की। रेयांश खन्ना और श्रेया खन्ना ने कई बार अपने माता पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बड़े बुजुर्गों ने उनकी बात नहीं सुनी और हमेशा कहते रहे कि वे अपने तीनों बच्चों के लिए पर्याप्त धन बचा लेने के बाद ही सेवानिवृत्त होंगे। अब रेयांश खन्ना ने आखिरकार यह साबित कर दिया था कि वह बहुत पैसा कमा सकते हैं, जिससे उनके माता पिता को आखिरकार शांति से सेवानिवृत्त होने का मौका मिल गया। रेयांश खन्ना को इतना खुश देखकर मेहर अवस्थी भी खुश हो गईं। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शाम 7 बजे तक जब रेयांश खन्ना और उनके सहपाठी इकट्ठा होने लगे तो मेहर अवस्थी का मूड बिगड़ गया। मेहर अवस्थी, जिन्होंने ईर्ष्या न करके प्रेम करना सीखने की योजना बनाई थी, शुरू में उदार हृदय से रेस्तरां में आई थीं। लेकिन प्रमुख पत्रकार रितिका मेहता से लगातार मिल रही खबरों को सुनकर मेहर अवस्थी शांत नहीं रह सकीं। उन्होंने अपनी चाल तेज की और रितिका मेहता द्वारा बुक किए गए निजी कमरे में पहुंची, जहां उन्हें दिव्या कपूर अकेली मिली। मेहर अवस्थी चौंक गईं। दिव्या जी, रितिका मेहता और तन्वी राउत कहाँ हैं? तन्वी राउत ने आज रात कुछ रोमांचक होने की खबर सुनकर साथ आने की जिद की थी। दिव्या कपूर ने अपना फोन नीचे रखा और असहाय होकर बगल वाले कमरे की ओर इशारा किया। वे दोनों झांकने गई हैं। रेयांश खन्ना और लीना भाटिया बगल वाले निजी कमरे में थे। झांकने। मेहर अवस्थी अचंभित थीं। तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार तन्वी राउत का संदेश था, किंग मेई, ये तो बुरी बात है। लगता है रेयांश खन्ना इन महिला सहपाठियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। उनमें से कई उसके साथ ड्रिंक करने गई हैं। उसने निजी कमरे की खिड़की से ली गई एक तस्वीर भी भेजी।
तस्वीर में एक महिला बॉडीकॉन स्कर्ट पहने रेयांश खन्ना के साथ गिलास टकराती हुई दिखाई दे रही थी। वह महिला लीना भाटिया जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसका फिगर उससे कहीं बेहतर था, खासकर उसके ऊपरी शरीर के कर्व्स बेहद आकर्षक। इसके अलावा जिस तरह से वह महिला रेयांश खन्ना को देख रही थी वह बहुत अजीब था, मानो कोई मादा भेड़िया अपने शिकार को देख रही हो। मेहर अवस्थी ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, सहपाठियों ने एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं देखा है, इसलिए उनका थोड़ा उत्साहित होना स्वाभाविक है। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार रितिका मेहता का फोन था। उन्होंने भी एक फोटो भेजी थी। पेशेवर युद्ध संवाददाता होने के नाते रितिका मेहता फोटोग्राफी में तन्वी राउत से कहीं अधिक कुशल थीं। इस फोटो में बगल के निजी कमरे की पूरी स्थिति को बहुत ही विस्तार से दर्शाया गया था। उदाहरण के लिए उस समय कमरे में 7 लोग मौजूद थे। रेयांश खन्ना के अलावा वे सभी सहपाठी थीं। इसके अलावा हर सहपाठी बेहद सजी धजी थी, कुछ आकर्षक और मोहक थीं, कुछ मासूम और प्यारी, कुछ बुद्धिमान और सुरुचिपूर्ण, शैली की पूरी विविधता। खूबसूरत सहपाठियों के बीच बैठे रेयांश खन्ना फूलों के सागर में एक अकेले लाल फूल की तरह लग रहे थे। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मेहर अवस्थी ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी पतली मुठ्ठियां कस गईं। बहन किंगमेई, लीना भाटिया फिर से मिस्टर खन्ना को टोस्ट कर रही हैं। रितिका मेहता ने एक और फोटो भेजकर आग में घी डाला। लीना भाटिया रेयांश खन्ना को वाइन का गिलास ताने खड़ी थीं। दिन के मुकाबले उसका पहनावा अलग था। उसने काले रंग का लोकर टॉप पहना था, जिसका गला इतना गहरा था कि उसकी आधी पीठ दिख रही थी। नीचे उसने बेहद छोटी स्कर्ट पहनी थी जिसके साथ स्टिलेटो हील्स थीं। उसकी कमर किसी रेतघड़ी की तरह सुडौल थी। उसकी हल्की सी अदा किसी भी पुरुष को दीवाना बना सकती थी। मेहर अवस्थी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने झट से रितिका मेहता को मैसेज किया, तुम लोग कहाँ हो? बगल वाले निजी कमरे के बाहर पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुट था। 2 औरतें आधी खुली खिड़की के बाहर छिपी हुई थीं, एक तरफ। रितिका मेहता बाईं ओर और तन्वी राउत दाईं ओर थीं। दोनों लड़कियां मानो दर्शक हों आपस में फुसफुसाते हुए अंदर झांक रही थीं। रितिका मेहता, वाह तन्वी राउत, देखो वो तो हद पार कर रहा है। तन्वी राउत ने अंदर देखा और वाकई एक मासूम से कपड़े पहनी औरत को रेयांश खन्ना से बात करते हुए देखा। उसका हाथ जानबूझकर या अनजाने में रेयांश खन्ना के कंधे को छू रहा था, लेकिन शुक्र है कि रेयांश खन्ना समय रहते बच गए। तन्वी राउत ने दांत पीसते हुए कहा, कितनी बेशर्म, इतनी मासूम दिखने वाली फिर भी एक शादीशुदा आदमी को बहका रही है। रितिका मेहता ने आह भरी, छी छी छी, पैसे वाले मर्द सच में बिगड़ जाते हैं। दरअसल ये महिला सहपाठी पहले तो काफ़ी संकोची थी, लेकिन जब से लीना भाटिया ने उन्हें बताया कि रेयांश खन्ना ने उसी दिन कॉपीराइट फीस के रूप में करोड़ों कमाए हैं, तब से वे बेहद उत्साहित हो गई थीं। रेयांश खन्ना अचानक से हैरान रह गए और अपनी महिला सहपाठियों से दूरी बनाए रखने की कोशिश ही कर सके। लेकिन ये महिलाएं उन्हें बधाई देने के लिए आती रहीं, मानो उन्हें शराब पिलाने की कोशिश कर रही हों। खासकर लीना भाटिया, जो रेयांश खन्ना के ठीक बगल में बैठी थीं, लगातार उन्हें ड्रिंक पिला रही थीं और उनके साथ गिलास टकरा रही थीं। लीना भाटिया आज रात बेहद बोल्ड कपड़ों में थीं, कंपनी में अपने सामान्य रूप से बिल्कुल अलग लग रही थीं। त्रिशा नायर हक्का बक्का रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सख्त डायरेक्टर ली एक आदमी के प्रति इतनी उत्साहित हो सकती हैं। दोनों लड़कियां बड़ी दिलचस्पी से सब देख रही थीं और मेहर अवस्थी को स्थिति की जानकारी दे रही थीं। मिस्टर खन्ना ने कितना पी लिया है? क्या इन महिलाओं ने उन्हें सच में शराब पिला दी है? अरे रितिका, अगर रेयांश खन्ना सच में शराब पी लेते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन उनका फायदा उठाएगा? तुम दोनों क्या कर रही हो? रितिका मेहता और तन्वी राउत उत्साह से बातें कर रही थीं कि अचानक उनके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। दोनों मुड़ी और देखा कि मेहर अवस्थी उनके पीछे भावहीन खड़ी हैं। बहन किंगमेई, क्या आप खुद लड़ाई देखने आ रही हैं? रितिका मेहता और भी उत्साहित हो गईं। वाह, क्या होगा अगर बहन किंगमेई चाकू निकालकर उन पर हमला कर दें? मेहर अवस्थी ने झांका नहीं। इसके बजाय वह आगे बढ़ी और दोनों के हाथ पकड़ लिए। ये उसका क्लास रियूनियन है, दूसरों की आज़ादी में दखल मत दो। फिर वो दोनों को खींचकर ले गई। अरे छोटी किंगमेई, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि रेयांश खन्ना को चोट लग जाएगी? ओह बहन किंगमेई, अंदर तो बहुत मजा आ रहा है, हमारे साथ देखने आओ। जाने को तैयार न होने के कारण मेहर अवस्थी उन्हें जबरदस्ती खींचकर ले गई। मेहर अवस्थी दोनों महिलाओं को रेस्टोरेंट से बाहर ले गई। दिव्या कपूर पहले ही पास की पार्किंग से अपनी कार लेकर आई थी और प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। तीनों कार में बैठ गईं और मेहर अवस्थी ने शांत भाव से कहा, दिव्या जी चलिए होटल वापस चलते हैं। रितिका मेहता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बहन किंगमेई, आपको जरा भी जलन नहीं हो रही? मुझे जलन क्यों होनी चाहिए? मेहर अवस्थी का चेहरा शांत बना रहा। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से फोन निकाला, वेबसाइट खोली और अन्विका सूद छद्म नाम से रागसाहिल को संदेश भेजा, अगर तुम 9 बजे तक वापस नहीं आए तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी।
अध्याय 153 कक्षा की सुंदरी और कक्षा का दिलकश लड़का। दिव्या जी, चलिए वापस चलते हैं। कुछ किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मेहर अवस्थी ने अचानक गाड़ी चला रही दिव्या कपूर से कहा, वापस चलें। दिव्या कपूर एक पल के लिए अवाक रह गईं। मेहर अवस्थी एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, उसने बहुत ज्यादा पी ली है, उसके लिए अकेले होटल वापस जाना सुरक्षित नहीं है। रितिका मेहता ने कहा, बहन किंग मेई, आप बहुत ही नेक हैं। श्री खन्ना अंदर इतनी खूबसूरत सहपाठियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं और आप उनकी चिंता कर रही हैं। बाहर इंतजार कर रही हो। तन्वी राउत ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। छोटी मेई, क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें इतना आज्ञाकारी होना जरूरी है? मेहर अवस्थी ने रितिका मेहता को घूर कर देखा और सहायक तुरंत चुप हो गई। फिर उसने तन्वी राउत से कहा, आखिरकार वह मेरा सहायक है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी ही है। तन्वी राउत ने आंखें घुमाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हाँ हाँ। दिव्या जी, कृपया वापस रेस्टोरेंट चलें। मेहर अवस्थी के गाल हल्के से लाल हो गए और बिना कुछ और कहे उसने दिव्या कपूर से फिर कहा। दिव्या कपूर के पास मुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और कार तेजी से रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर लौट आए। हाँ, तन्वी राउत, चलो चलो अपनी जासूसी जारी रखें। रितिका मेहता कार से उतरने ही वाली थी कि मेहर अवस्थी ने उसे रोक दिया। हम कार में ही इंतजार करेंगे। क्या? रितिका मेहता और तन्वी राउत, जो अपनी गपशप में वापस जाने ही वाली थीं, निराश हो गईं। क्यों? मेहर अवस्थी ने अपने होंठ दबाए, ये तो बस क्लास रियूनियन है, ज्यादा मत सोचो। किंग मेई, क्या तुमने ये कहावत सुनी है, क्लास रियूनियन, जोड़ों का टूटना तो एक बात है। तन्वी राउत ने उसे याद दिलाया और रितिका मेहता ने बगल से कहा, हाँ किंग मेई, तुमने देखा अंदर क्या हुआ, भीड़ियों से घिरे, खतरे से भरे, हमें मिस्टर खन्ना पर नजर रखनी होगी। मेहर अवस्थी ने अपना सिर घुमाकर कार की खिड़की से बाहर देखा, उसकी आवाज ठंडी थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों दखल दूं। इसी बीच निजी कमरे में, रेयांश, तुम कितने प्रतिभाशाली लड़के हो, चलो मैं तुम्हें फिर से बधाई देती हूँ। बेहद खूबसूरत सहपाठी 5वीं बार रेयांश खन्ना के पास आए, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसने अपना गिलास उसकी ओर उठाया, उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। रेयांश खन्ना का चेहरा लाल हो गया था, उसने काफी पी ली थी। हालांकि अकेली गुलमोहर का संदेश मिलने के बाद वह काफी होश में आ गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ करना यशिका भटनागर, मैं अब और नहीं पी सकता। फिर उसने बाकी सहपाठियों से कहा, चलो आज यहीं खत्म करते हैं, अगली बार मैं सबको डिनर पर ले जाऊंगा। कैसे? रेयांश, तुम उस समय क्लास के दिलकश लड़के थे, अनगिनत लड़कियों का दिल चुराते थे, और अब ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद भी तुमने संपर्क नहीं रखा। हम आखिरकार फिर से मिले हैं, हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। खूबसूरत यशिका भटनागर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे उकसाने लगी और बाकी सहपाठियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। जैसा उसने कहा, रेयांश खन्ना वाकई हाई स्कूल में क्लास का सबसे सुंदर लड़का था और कई सहपाठियों को उस पर क्रश था। यशिका भटनागर भी उनमें से एक थी। उन्हें ये भी पता था कि लीना भाटिया उस समय रेयांश खन्ना को पसंद करती थी और रेयांश खन्ना लीना भाटिया के बहुत करीबी थे। हालांकि लीना भाटिया के परिवार के सख्त रवैये के कारण अंततः दोनों का रिश्ता नहीं बन पाया। यशिका भटनागर उस समय एक भोली भाली लड़की थी और स्नातक होने के बाद भी उसे अक्सर इस बात का अफसोस रहता था कि वह कक्षा के सबसे लोकप्रिय लड़के को अपने वश में नहीं कर पाए। आज अचानक रेयांश खन्ना को फिर से देखकर वह न केवल अब भी आकर्षक था, बल्कि अपने करियर में भी बेहद सफल था। अभी भी अविवाहित यशिका भटनागर की आंखें चमक उठीं। उसने मौका देखकर चौका मारने का फैसला किया और आज ही रेयांश खन्ना को शराब पिलाकर उसे अपने वश में करने की ठान ली। अन्य सहपाठियों के मन में भी यही विचार था, इसलिए उन्होंने चुपचाप मिलकर रेयांश खन्ना पर हमला करने की योजना बनाई। जैसे ही वह बेहोश हुआ, प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हो गया। अपनी सहपाठियों के ताने सुनकर रेयांश खन्ना ने दृढ़ता से हाथ हिलाते हुए कहा, माफ कीजिए सब लोग, मुझे काम है और मुझे जल्दी घर जाना है। सहपाठियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लीना भाटिया ने अचानक कहा, चूंकि रेयांश खन्ना को कुछ काम है तो चलो उसके काम में देरी न करें। हमारी कंपनी का रेयांश खन्ना के साथ सहयोग है और जब इस नाटक की शूटिंग होगी तब वह वापस आ जाएगा, तब हम सब मिल सकते हैं। यशिका भटनागर रेयांश खन्ना को इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं थी और चिल्लाई, कैसा रहेगा, क्लास का दिल जीतने वाला लड़का बाकी ड्रिंक्स खत्म कर दे, फिर हम सब घर चलेंगे। बिल्कुल सही, अगर तुमने अपनी ड्रिंक्स खत्म नहीं की तो रिश्ता खत्म। बाकी सबने भी उसकी बात दोहराई। लीना भाटिया आज खास तौर पर देसी शराब, नवदेशिक शराब की कई बोतलें लाई थी। सभी ने एक एक करके वाइन को एक एक बर्तन में बांटा और सबके सामने उनका गिलास रख दिया। हालांकि रेयांश खन्ना एक पुरुष होने के नाते हमेशा हर बोतल से ज्यादा हिस्सा लेता था। 4 राउंड पीने के बाद भी उसके बर्तन में कम से कम 3 औंस बची थी। उनकी मौजूदा हालत को देखते हुए इसे खत्म करने के बाद वे जरूर बेहोश हो जाएंगे।
मैं उनके लिए पीती हूँ। लीना भाटिया ने अचानक रेयांश खन्ना से गिलास छीन लिया, अपने लिए 2 गिलास भरे और झटपट पी गईं। यशिका भटनागर ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गिनती में नहीं आता। लीना भाटिया ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्यों नहीं आता? रेयांश खन्ना अब मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उनके लिए 2 गिलास पीना मेरा हक है। दोनों औरतें एक दूसरे को घूरती रहीं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक सहपाठी ने माहौल को संभालने की कोशिश की, क्लास मॉनिटरली क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है और रेयांश खन्ना क्लास का सबसे चहेता लड़का है। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का क्लास के चहेते लड़के के लिए 2 गिलास पीना बिल्कुल सही है। हाँ हाँ ठीक है, हम सब सहपाठी हैं, बस मजाक कर रहे थे। बाकी लोग भी माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में शामिल हो गए। रेयांश खन्ना ने लीना भाटिया से पे का बर्तन लिया, अपने लिए एक गिलास पे डाला और सभी से कहा, सभी को माफ करना, अगली बार आप सबके साथ एक बढ़िया मिलन समारोह जरूर होगा। उसने जल्दी से अपना बचा हुआ पे खत्म किया। तो अब मैं चलता हूँ, आप सब अपने भोजन का आनंद लें। अपना पे खत्म करने के बाद रेयांश खन्ना ने अपने सहपाठियों को अलविदा कहा। लीना भाटिया खड़ी हुई, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। वह और रेयांश खन्ना साथ में निजी कमरे से बाहर निकले। रेयांश खन्ना के कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे और लीना भाटिया ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। कोई बात नहीं, रेयांश खन्ना ने अनजाने में उनका हाथ हटा दिया। आप कैसे कह सकती हैं कि आप ठीक हैं? मैंने यह मिलन समारोह आयोजित किया था। अगर नशे की वजह से आपको कुछ हो जाता है तो यह मेरी जिम्मेदारी होगी। लीना भाटिया दृढ़ थीं। बोलने के बाद उन्होंने रेयांश खन्ना को उठने में मदद की और दोनों चुपचाप बाहर चले गए। रेयांश खन्ना, मुझे माफ करना, लीना भाटिया ने अचानक कहा। यह एक क्लास रियूनियन था, सभी लोग बस मजे कर रहे थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। रेयांश खन्ना को लगा कि लीना भाटिया उन महिला सहपाठियों की बात कर रही हैं जिन्होंने उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया था। मेरी माँ ने उस समय तुमसे कुछ बुरी बातें कही थीं, मुझे माफ करना, लीना भाटिया ने धीरे से कहा। हाई स्कूल में रेयांश खन्ना और लीना भाटिया दोनों स्कूल के बाद पियानो की क्लास लेते थे और रेयांश खन्ना हमेशा लीना भाटिया को घर तक छोड़ते थे। एक दिन लीना भाटिया ने रेयांश खन्ना को अपने घर बुलाया, लेकिन उनकी मां को वह पसंद नहीं आया और उन्होंने कुछ अप्रिय बातें कह दीं। उसके बाद रेयांश खन्ना ने फिर कभी लीना भाटिया को घर तक नहीं छोड़ा। रेयांश खन्ना के कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसने जो शराब पी थी उसका असर अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वह फिर भी अपेक्षाकृत होश में था। इतने सालों बाद मैं तो भूल ही गया हूँ। लीना भाटिया ने रेयांश खन्ना को आंगन पार करके एक छोटे पुल पर पहुंचाया। नदी धीरे धीरे बह रही थी और हवा कमल के पत्तों की खुशबू से भरी हुई थी। लीना भाटिया ने अपने बगल में खड़े रेयांश खन्ना को देखा। लंबा और सीधा, नुकीली भौहों और चमकीली आंखों वाला, वह वर्षों में जरा भी नहीं बदला था। लीना भाटिया अचानक रुक गईं और रेयांश खन्ना से पूछा, रेयांश खन्ना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अध्याय 154 बहन किंग में, तुम मुझसे भी पहरा दे रही हो? श्री खन्ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लीना भाटिया के बोलने से पहले और रेयांश खन्ना के जवाब देने से पहले ही आगे से एक महिला की आवाज आई। उन्होंने ऊपर देखा और एक छोटी सी आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसके गोल चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। लीना भाटिया ने उसे पहचान लिया, वह मेहर अवस्थी की सहायक थी। उन्होंने पूछा, सहायक रितिका, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रितिका मेहता ने कहा, बहन किंग में यहाँ अपने सहपाठियों के साथ मिलन समारोह मना रही हैं। अरे निर्देशक ली, क्या आप और श्री खन्ना भी यहाँ खाना खा रहे हैं? वाह, श्री खन्ना को क्या हुआ? सहायक रेयांश खन्ना की हालत देखकर और भी हैरान हो गई और उत्साह से बोली, आज दोपहर जब वो गए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे, खाना खाने के बाद ठीक से चल भी नहीं पा रहे। रेयांश खन्ना ने कहा, रितिका, मैं ठीक हूँ। श्रीमती अवस्थी कहाँ हैं? रितिका मेहता ने मुंह बनाते हुए कहा, श्री खन्ना को अभी भी सिस्टर किंग में ही याद हैं। चिंता मत करो, उनका क्लास रियूनियन खत्म हो गया है और उन्होंने एक बूंद भी नहीं पी। रेयांश खन्ना, चलिए मैं आपको होटल वापस छोड़ देती हूँ। लीना भाटिया रेयांश खन्ना को बाहर तक छोड़ने में मदद करती रहीं। डायरेक्टर ली, कोई बात नहीं, सिस्टर किंग मेई की गाड़ी ठीक बाहर खड़ी है, चलिए साथ चलते हैं। रितिका मेहता मुस्कुराईं और लीना भाटिया और रेयांश खन्ना के बीच में खड़ी होकर उनका हाथ पकड़कर बाहर चली गईं। लीना भाटिया एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर भी चिंतित होकर उनके पीछे पीछे चलने लगीं। तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और देखा कि मेहर अवस्थी की कार प्रवेश द्वार पर खड़ी है। कार का दरवाजा खुला और मेहर अवस्थी बाहर निकलीं। वह लीना भाटिया के पास गईं और शांत भाव से बोलीं, आपकी मदद के लिए धन्यवाद निर्देशक ली। लीना भाटिया ने मेहर अवस्थी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी की क्या बात है? रेयांश खन्ना और मैं पुराने सहपाठी हैं। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, रेयांश खन्ना की ओर देखा और रितिका मेहता से कहा, इन्हें कार में बिठा दो। फिर उन्होंने लीना भाटिया से कहा, निर्देशक ली, अब हम चलते हैं।
रेयांश खन्ना को कार में बैठा देखकर लीना भाटिया ने बस इतना ही कहा, तो मैं रेयांश खन्ना को श्रीमती अवस्थी की देखरेख में छोड़ देती हूँ। मेहर अवस्थी ने शांत भाव से जवाब दिया, रेयांश खन्ना मेरे सहायक हैं, मैं उनका ध्यान रखूंगी। अलविदा। निर्देशक ली। दोनों महिलाओं ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर लीना भाटिया मुस्कुराई, श्रीमती अवस्थी, आपसे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा। सोंग यू ने रेयांश खन्ना को स्क्रिप्ट के लिए जोड़ कीमत देने पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी कि मेहर अवस्थी नाटक का थीम सॉन्ग गाएंगी और नाटक के प्रसारण से पहले प्रमोशन में हिस्सा लेंगी। इसलिए दोनों महिलाओं की मुलाकात जरूर होगी। ठीक है, मुझे भी इंतजार रहेगा। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, मुड़ी और कार में बैठ गईं। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, मेहर अवस्थी ने खिड़की से बाहर देखा। लीना भाटिया अभी भी सड़क किनारे खड़ी उनकी तरफ देख रही थीं। ऋतिका मेहता ने ताना मारा, अभी भी बिछड़ने को तैयार नहीं हो। तन्वी राउत ने मुड़कर उन्हें थपथपाया, निर्देशक ली बहुत अच्छी इंसान है, उनके बारे में पीठ पीछे बुराई मत करो। दिव्या कपूर ने गाड़ी चलाई, तन्वी राउत बगल वाली सीट पर बैठी और ऋतिका मेहता, मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना पीछे बैठे। मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना के बगल में बैठी थी और उसके लाल चेहरे को देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? रेयांश खन्ना ने माफी मांगते हुए कहा, ये सब मेरे सहपाठी हैं, मना करना ठीक नहीं था और इन्होंने काफी पी भी ली है। वह एक पुरुष था और उसकी महिला सहपाठियों ने भी काफी पी ली थी, उसके लिए न पीना वाकई अनुचित होता। मेहर अवस्थी समझ गई, लेकिन फिर भी उसे असहज महसूस हुआ और वह बुदबुदाई, तुम मेरे साथ पहले कभी नशे में नहीं रहे। रेयांश खन्ना को थोड़ा चक्कर आ रहा था और वह उसे ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन ऋतिका मेहता ने अपना मुंह ढकते हुए और हंसते हुए कहा, अरे बाप रे, गाड़ी से खट्टी बदबू क्यों आ रही है? मेहर अवस्थी ने उसे चुटकी काटने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ऋतिका मेहता ने तुरंत दया की भीख मांगी। दिव्या कपूर ने बेबसी से कहा, मजाक करना बंद करो। तन्वी राउत, पहले मुझे तुम्हें घर छोड़ देने दो। तन्वी राउत का घर ग्वांग्यू फिल्म स्टूडियो के पास था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जाने में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है? आज रात की गपशप से उसका मन नहीं भरा था। दिव्या कपूर ने सलाह दी, क्या कल आपकी शूटिंग नहीं है? थोड़ा आराम कर लीजिए। तन्वी राउत ने इस बारे में सोचा और मान गईं। तन्वी राउत को घर छोड़ने के बाद तीनों जल्दी से होटल पहुंच गईं। रास्ते में रेयांश खन्ना को ठंड लग गई और शराब का असर बढ़ने लगा, जिससे उनकी जबान लड़खड़ाने लगी। गाड़ी से उतरते ही उनके पैर कांपने लगे। तीनों महिलाओं ने रेयांश खन्ना को उनके कमरे तक पहुंचाया। दिव्या कपूर ने कहा, किंग मेई, क्यों न हम आज रात रेयांश खन्ना के लिए एक कमरा बुक करा दें। उन्होंने देखा कि रेयांश खन्ना कितने नशे में थे। अगर वह मेहर अवस्थी के साथ कमरा शेयर करते तो मेहर अवस्थी को उनकी देखभाल करनी पड़ती। कोई ज़रूरत नहीं दिव्या जी, ऋतिका, आप दोनों जाए और आराम कीजिए। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया और रेयांश खन्ना को घर के अंदर ले गईं। दिव्या कपूर ने ऋतिका मेहता को आंख मारी, इशारा करते हुए कि वह उनकी देखभाल में मदद करें। ऋतिका मेहता बेहद खुश थी और जल्दी से मेहर अवस्थी के पीछे घर में गईं। बहन किंग मेई, मैं आपकी मदद करती हूँ। तीनों कमरे में दाखिल हुईं और मेहर अवस्थी ने कहा, इन्हें बिस्तर पर लिटा दो। ऋतिका मेहता चौंक गईं, तो आप कहाँ सोएंगी बहन किंग मेई? मेहर अवस्थी ने कहा, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ये ठीक नहीं है, जल्दी करो। ठीक है। दोनों ने रेयांश खन्ना को बिस्तर पर लिटाया। ऋतिका मेहता रेयांश खन्ना के जूते उतारने ही वाली थीं कि मेहर अवस्थी ने उन्हें रोक दिया। नीचे झुकीं और खुद रेयांश खन्ना के जूते और मोजे उतार दिए। ऋतिका मेहता दंग रह गईं। वाह, बहन किंग मेई ने सच में एक आदमी के लिए ये सब किया। मेहर अवस्थी ने ऋतिका मेहता की ओर मुड़कर कहा, एक गर्म तौलिया लाओ। ऋतिका मेहता मान गईं और जल्दी से एक गर्म तौलिया निचोड़ लिया। बहन किंग मेई, मुझे करने दीजिए। मेहर अवस्थी ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। कोई ज़रूरत नहीं ऋतिका, तुम वापस जाओ और आराम करो। मेहर अवस्थी ने तौलिया उठाया और रेयांश खन्ना का चेहरा और गर्दन पोंछी। एक पल सोचने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज के कुछ बटन खोल दिए, जिससे उसकी चौड़ी मांसल छाती दिखाई देने लगी। फिर उसने तौलिए से उसकी छाती और बाहें पोंछीं। ऋतिका मेहता दंग रह गईं। वाह, ये दृश्य किसी पत्नी द्वारा घर आए शराबी पति की देखभाल करने जैसा लग रहा था। लेकिन श्री खन्ना का शरीर तो वाकई अच्छा है, उनकी छाती की मांसपेशियां भी उभरी हुई हैं। इसीलिए मेहर अवस्थी उनकी छाती पोंछती रही। छी छी छी। अरे, मेहर अवस्थी ने श्री खन्ना की कमीज के सारे बटन फिर से खोल दिए। सारी कमीज खुल गई, उनकी कमीज पूरी तरह उतर गई। हे भगवान, क्या मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए? कोई बात नहीं, बस एक बार और देख लो, बस एक बार और। किंग मेई रेयांश के पेट के निचले हिस्से को पोंछ रही है। क्या उसे इतना पसीना आ रहा है? वह इतनी देर तक क्यों पोंछ रही है? वाह, किंग मेई का चेहरा कितना लाल हो गया है। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मेहर अवस्थी ने देखा कि ऋतिका मेहता अभी तक नहीं गई हैं। उसने तुरंत रेयांश खन्ना के शरीर पर कंबल डाल दिया और उसे घूरकर देखा।
किंगमेई नहीं, तुम मुझ पर भी नजर रख रही हो। ऋतिका मेहता अवाक रह गई, अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए बोली, मेरे अपने लोग कहाँ हैं? मेहर अवस्थी का चेहरा लाल हो गया। वह उठी, ऋतिका मेहता को अपने कमरे से बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अरे अरे किंगमेई, क्या तुम्हें सच में मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है? ऋतिका मेहता नाराज़ थी। उसने 2 बार आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह अनिच्छा से वहां से चली गई। अब कमरे में केवल मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना ही रह गए थे। वह बाथरूम गई, एक और तौलिया निचोड़ा, बिस्तर के पास लौटी, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर चादर हटाई, जिससे रेयांश खन्ना का नग्न शरीर दिखाई दिया। वह उसके शरीर को, बाहों, छाती, पेट और पीठ को बड़े ध्यान से पोंछती रही, हर इंच को साफ करती रही। काम खत्म करने के बाद उसने धीरे से चादर को वापस ऊपर खींचकर उसके ऊपरी शरीर को ढक दिया। फिर उसने रेयांश खन्ना की पैंट पर नजर डाली। उसका ऊपरी शरीर इतना पसीने से भीगा हुआ था, उसके पैर तो और भी ज्यादा असहज होंगे। मेहर अवस्थी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसका पतला हाथ रेयांश खन्ना की पैंट की ओर बढ़ा। क्या मुझे अध्याय 155 के बाद बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? मेहर अवस्थी ने आखिरकार रेयांश खन्ना की पैंट नहीं खोली। आखिर वह कभी किसी रिश्ते में रही ही नहीं थी और किसी पुरुष की पैंट स्वेच्छा से उतारने का विचार तो उसकी समझ से परे था। उसने बस रेयांश खन्ना की पैंट के पांवों को ऊपर मोड़ा और उसके पैरों और पिंडलियों को पोंछा। काम खत्म करने के बाद मेहर अवस्थी के माथे पर पसीने की एक पतली सी परत दिखाई दी। उसने अपना माथा पोंछा, बिस्तर के किनारे बैठ गई और उसने रेयांश खन्ना की तरफ देखा, जो सोता हुआ लग रहा था। अगली बार जब मैं क्लास रियूनियन में जाऊंगी तो मैं भी पीऊंगी और तुम्हें जलन महसूस कराऊंगी। मेहर अवस्थी ने मुंह फुलाते हुए गुस्से से रेयांश खन्ना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कंबल के कारण वह उसे जोर से नहीं मार पाए, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि रेयांश खन्ना उसके थप्पड़ से जाग गया। उसने मुश्किल से आंखें खोली और नींद में बड़बड़ाया, मैं कहाँ हूँ? मेहर अवस्थी ने चिढ़कर कहा, तुम अभी भी अपनी खूबसूरत सहपाठी के साथ पी रहे हो। रेयांश खन्ना ने ओह कहा और करवट बदल ली। मेहर अवस्थी ने अपने होंठ काटे, फिर अचानक नीचे झुककर उससे पूछा, रेयांश खन्ना, आज रात सबसे खूबसूरत सहपाठी कौन है? रेयांश खन्ना, आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान, बड़बड़ाया, लीना भाटिया, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कमरे की हवा मानो जम गई। मेहर अवस्थी ने दांत पीस लिए और मुठ्ठियां भींच लीं, पर फिर भी किंगमेई जितनी सुंदर नहीं। मेहर अवस्थी जम गई, उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं। फिर उसे रेयांश खन्ना की निजी कमरे में अपनी खूबसूरत महिला सहपाठियों के साथ शराब पीते और बातें करते हुए याद आई और वह फिर से नाराज हो गई। मुंह फुलाते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, तो बताओ, तुम्हारे जीवन में सबसे दुखद बात क्या है? रेयांश खन्ना फिर से करवट बदलने लगा, लगभग बिस्तर से गिर ही गया। मेहर अवस्थी ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, नशे में वह काफी भारी हो गया था। मेहर अवस्थी उसे वापस बिस्तर पर धकेलने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उसने उसे कहते सुना, तान्या बंसल ने चुपके से गर्भपात करवा दिया। क्यों? उसने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? बच्चा निर्दोष था। मेहर अवस्थी जम गई, रेयांश खन्ना को घूरती रही। उसने नशे में धुत उस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी उदासी देखी जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। उसे पता था कि तान्या बंसल रेयांश खन्ना के बच्चे की गर्भवती थी और उसे ये भी पता था कि तान्या बंसल ने अपने करियर के लिए रेयांश खन्ना की पीठ पीछे चुपके से गर्भपात करवा लिया था। लेकिन रेयांश खन्ना ने इसका जिक्र सिर्फ एक बार किया था और उसके बाद कुछ नहीं कहा था। मेहर अवस्थी कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह रेयांश खन्ना की भावनाओं को नहीं समझ सकती थी और उसने मान लिया था कि वह बहुत पहले ही भूल चुका होगा। अप्रत्याशित रूप से उसने सब कुछ अपने भीतर ही रखा था। मेहर अवस्थी उस आदमी के चेहरे को खाली निगाहों से देखती रही। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, थोड़ी देर रुकी और अंत में धीरे से उसके चेहरे को छुआ। उसका चेहरा बहुत गर्म था। मेहर अवस्थी ने उसके चेहरे को सहलाया, उसे ध्यान से देखती रही। उसके मन में कई अजीबोगरीब विचार उमड़ आए। क्या सभी पुरुष संतानोत्पत्ति को बहुत महत्व देते हैं? या क्या पुरुष अपनी पत्नियों की संतानोत्पत्ति की इच्छा को अपने प्रेम को साबित करने का एक पवित्र अनुष्ठान मानते हैं? या क्या ये केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए होता है? अगर तो क्या मुझे भी बच्चे पैदा करने चाहिए? मैंने सुना है कि प्रसव महिलाओं के लिए बहुत दर्दनाक होता है। क्या मैं सच में इसे सहन कर पाऊंगी? मेहर अवस्थी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और तुम अभी से बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रही हो? कितनी बेशर्म हो। मेहर अवस्थी ने अपना चेहरा ढांक लिया और बाथरूम की ओर भागी, नहाने के इरादे से। तभी अचानक उसे बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। वह झट से बाहर निकली तो देखा कि रेयांश खन्ना बिस्तर से गिर गया है। मेहर अवस्थी जल्दी से उसके पास गई और रेयांश खन्ना को उठाया, फिर उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया।
रेयांश खन्ना को बिस्तर पर करवटें बदलते देख मेहर अवस्थी को चिंता हुई कि कहीं वह फिर से न गिर जाए। उसने नहाने की हिम्मत नहीं की और बस बिस्तर के पास ही बैठी रही। जब भी वह गिरने की कोशिश करता उसे रोकती रही। तभी तन्वी राउत का व्हाट्सएप मैसेज आया, आन्या मेई, तुमने उसके साथ क्या किया? मेहर अवस्थी अभी भी रेयांश खन्ना के शरीर को पकड़े हुए दूसरे हाथ से जवाब दिया, वह सो रहा है। तुम्हें कैसे पता कि वो सो रहा है? कहीं वो नशे में तो नहीं है और अजीब हरकतें तो नहीं कर रहा? तन्वी राउत ने अहम बात पकड़ ली और पूछा, जब वो सो रहा था तब तुम उस पर नजर तो नहीं रख रही थी, है ना? तन्वी राउत को नहीं पता था कि मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना होटल में एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। मेहर अवस्थी ने तुरंत जवाब दिया, रितिका भी मदद कर रही है। छी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने अभी रितिका से पूछा और उसने कहा कि तुम अकेले ही रेयांश खन्ना का ख्याल रख रही हो। तन्वी राउत की बातों से मेहर अवस्थी अवाक रह गईं। अरे श्याओमेई, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम उसके साथ एक कमरे में अकेली हो, एक आदमी और एक औरत, बिल्कुल अकेली। तुम एक बड़ी स्टार हो, अगर तुम्हारे फैंस को पता चल गया तो हंगामा मच जाएगा। तन्वी राउत ने लंबा मैसेज भेजा। मेहर अवस्थी ने बिस्तर पर लेटे रेयांश खन्ना को देखा। नशे में धुत वो आदमी बच्चे की तरह बड़बड़ा रहा था और करवटें बदल रहा था। मेहर अवस्थी के होंठ हल्के से ऊपर उठे, उनकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। उन्होंने तन्वी राउत को जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। एक साफ सुथरे बेडरूम में मेज पर स्क्रिप्ट का एक बड़ा ढेर पड़ा था और अलमारी में कई शर्ट और स्कर्ट करीने से टंगे हुए थे। माँ, आज मेरी मुलाकात रेयांश खन्ना से हुई। काले रंग की नाइट गाउन पहने, हल्के गीले लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए, लीना भाटिया बिस्तर पर बैठी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। रेयांश खन्ना। दूसरी तरफ से श्रीमती भाटिया चौंक गईं। फिर एक पल बाद उन्हें याद आया, तुम्हारे हाई स्कूल के परिवार का वो संगीत का छात्र जो गरीब परिवार से था। इतने साल बीत गए, फिर भी तुम्हारी उससे मुलाकात कैसे हो गई? लीना भाटिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, माँ, क्या आप हर समय दूसरों के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करना बंद कर सकती हैं? वैसे भी रेयांश खन्ना अब बहुत सफल हैं, वो लाखों में स्क्रिप्ट बेच सकते हैं। लाखों में स्क्रिप्ट? ये तो कमाल है। श्रीमती भाटिया आश्चर्यचकित हुई, क्या वो संगीत के छात्र नहीं हैं? अब वो स्क्रिप्ट कैसे लिख रहे हैं? लीना भाटिया मुस्कुराईं, वो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि एक मशहूर गीतकार और संगीतकार भी हैं। आप मेहर अवस्थी को जानती हैं ना? वो गाना लेटर रेयांश खन्ना ने लिखा था। लेटर? मुझे पता चला कि ये गाना रेयांश खन्ना ने लिखा था। ये सुनकर श्रीमती भाटिया का लहजा बदल गया। मुझे तभी पता चल गया था कि ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा, और सच में। लीना, जब तुम उनसे मिली तो तुमने क्या बातें की? क्या तुमने उन्हें रात के खाने पर बुलाया था? लीना भाटिया अपनी माँ के नखरे की आदी हो चुकी थी और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आज रात उनके साथ खाना खाया। हाई स्कूल के बाद से उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है, बल्कि वे और भी ज्यादा परिपक्व और आकर्षक हो गए हैं। श्रीमती भाटिया ने पूछा, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? शायद नहीं, माँ। लीना भाटिया थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, माँ, अगर मैं पहल करूं तो क्या कोई उम्मीद है? श्रीमती भाटिया ने तुरंत कहा, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है और एक निर्देशक भी। वो चुटकी बजाते ही किसी भी आदमी को पा सकती है। लीना भाटिया ने कहा, माँ, मेरा मतलब है एक सच्चा रिश्ता, ऐसा रिश्ता जिसमें हम शादी तक पहुंचने की सोच रहे हों। श्रीमती भाटिया एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर बोली, मुझे याद है कि रेयांश खन्ना एक मिश्रित परिवार से हैं, है ना? उनकी माँ ने उन्हें और उनकी बहन को पाला है और उनके सौतेले पिता की एक बड़ी बहन है ना? उनके परिवार की परिस्थितियां, एक मिश्रित परिवार, औसत आर्थिक स्थिति के साथ, यही मुख्य कारण था कि श्रीमती भाटिया शुरू में रेयांश खन्ना को नापसंद करती थीं। माँ, अब रेयांश खन्ना लाखों में स्क्रिप्ट या गाना बेच सकते हैं। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि अब भी मायने रखती है? लीना भाटिया ने कहा, बिल्कुल सही बेटी, अगर तुम सच में उन्हें पसंद करती हो तो माँ तुम्हारा साथ देंगी। श्रीमती भाटिया आखिरकार मान गईं। लीना भाटिया मुस्कुराईं, माँ, मैं अपनी खुशी पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। अध्याय 156। नई माताएं स्तन दूध की पर्याप्त आपूर्ति कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं? मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें। की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति प्रगति 100% है। चुंबन की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति प्रगति 100% है। सरल प्रेम की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति प्रगति 40% है। धीरे धीरे तुमसे प्यार हो रहा है की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति प्रगति 40% है। खिड़की के बाहर धीरे धीरे तेज होती रोशनी को महसूस करते हुए रेयांश खन्ना ने कुछ कठिनाई से अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहले उसने अपने सामने प्रकट होने वाला पाठ देखा। उसी समय आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर और किस दोनों गानों के बोल, संगीत और गायन की बारीकियां उसके दिमाग में छपी हुई थीं। दोनों ही प्रेम गीत हैं। पहला थोड़ा उदास है, एक तरफा प्यार की उदासी से भरा हुआ। दूसरा पूरी तरह से बेहद मधुर है, जो प्रेमियों के बीच की सुंदरता और मिठास का वर्णन करता है।
देखिए, एक चुंबन को भी गीत में पिरोया जा सकता है, भला वह मधुर कैसे नहीं होगा। पहला गाना किसी वाद्य यंत्र के साथ गाया जा सकता है, जो मेहर अवस्थी की शांत और गंभीर देवी जैसी छवि के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरा गाना थोड़ा ज्यादा ही मीठा है, जैसे कोई लड़की प्यार के लिए तड़प रही हो। उसने सोचा कि क्या उसे यह पसंद आएगा। रेयांश खन्ना गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने चादर हटाई और देखा कि उसने ऊपर के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। उसे याद आया कि मेहर अवस्थी और रितिका मेहता ने कल उसे होटल तक पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। कम से कम उसने खुद अपने कपड़े तो नहीं उतारे होंगे। तो फिर किसने उतारे? रितिका मेहता, दिव्या जी, या? तभी बगल से आई एक आवाज ने रेयांश खन्ना को होश में ला दिया। उसने पास ही मेज पर एक खूबसूरत शांत महिला को देखा, जिसने जल्दी से अपना फोन नीचे रखा, खड़ी हुई और बिस्तर की ओर चली गई। उसके लंबे बाल एक चोटी में बंधे थे। उसने सफेद कमीज और डेनिम शॉर्ट्स पहने थे, जिससे उसकी लंबी पतली टांगें दिख रही थीं। खिड़की से आती धूप उसकी टांगों पर पड़ रही थी, जिससे झिलमिलाते पैटर्न बन रहे थे। श्रीमती अवस्थी। रेयांश खन्ना एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उन खूबसूरत रत्न जैसी टांगों से नजरें हटाकर मेहर अवस्थी से बोला, कल रात वह मेहर अवस्थी के बिस्तर पर सोया था और उसके कपड़े उतरे हुए थे, हालांकि उसने पैंट पहनी हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने कल रात क्या किया था। एक आधा नशे में धुत आदमी यौन रूप से अनैतिक हो सकता है, और शायद ज्यादा उत्तेजित भी हो और ज्यादा देर तक टिक भी सके। लेकिन अगर वह पूरी तरह से नशे में धुत है, बेहोश होने की हद तक, तो क्या उसे इरेक्शन हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। कम से कम रेयांश खन्ना ने तो ऐसा अनुभव नहीं किया था। लेकिन उसकी याददाश्त में आए उल्लेखनीय सुधार को देखते हुए ऐसा लगता है कि पिछली रात उसके और मेहर अवस्थी के बीच शारीरिक संबंध काफी अंतरंग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली रात नशे में मैंने कुछ लापरवाही भरा काम कर दिया हो? रेयांश खन्ना को थोड़ा अपराध बोध हुआ। मेहर अवस्थी कुछ नहीं बोली, बस ठंडी निगाहों से उसे देखती रही, फिर नीचे झुकी और बिस्तर के पास से रेयांश खन्ना के कपड़े उठाकर उसके सामने रख दिए, यह इशारा करते हुए कि उसे साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। रेयांश खन्ना ने कपड़ों पर नजर डाली। ये वही कपड़े थे जो उसने अपने सूटकेस में पैक किए थे। स्पष्ट रूप से मेहर अवस्थी ने उन्हें उस सुबह उनके लिए तैयार किया था। धन्यवाद श्रीमती अवस्थी, मुझे बहुत खेद है। आपकी देखभाल तो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन आप मेरे लिए ये सब कर रही हैं। रेयांश खन्ना को बेहद अपराध बोध हुआ, वह कितना लापरवाह सहायक साबित हुआ था। मेहर अवस्थी चुप रहीं, फिर उन्होंने मेज की ओर इशारा किया। रेयांश खन्ना ने देखा कि मेज पर उबले हुए बन, अंडे, ब्रेड, दूध, दलिया और अचार रखे हुए थे। तो क्या मेहर अवस्थी आज सुबह जल्दी उनके लिए नाश्ता खरीदने गई थीं? रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को कृतज्ञता से देखा। श्रीमती अवस्थी, मैं। मेहर अवस्थी ने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया और मेज की ओर मुड़कर अपना फोन उठाया और कुछ बटन दबाए। रेयांश खन्ना का फोन तेजी से वाइब्रेट हुआ। उन्होंने नीचे देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और कड़वी मुस्कान दी। मेहर अवस्थी ने कहा, मैं नहाने जा रही हूँ। कपड़े बदल लो और जल्दी खा लो। और फिर वही शीत युद्ध शुरू हो गया। इस समय मेहर अवस्थी कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जा रही थीं। रेयांश खन्ना ने कमीज पहनी, उठे और वहां गए तो देखा कि सोफे पर चादरें बिछी हुई हैं। जाहिर है मेहर अवस्थी कल रात सोफे पर सोई थीं। उन्होंने जल्दी से मेहर अवस्थी से कहा, माफ कीजिए श्रीमती अवस्थी, कल रात मैंने। मेहर अवस्थी ठंडी सी खामोशी से खड़ी रहीं, उनके पास से गुजरकर बाथरूम में चली गईं और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। रेयांश खन्ना वहां असहज होकर खड़े रहे, ये जानते हुए कि इस बार मेहर अवस्थी सचमुच नाराज हैं। अपनी नाराजगी के बावजूद उन्होंने अपने लिए कपड़े और नाश्ता तैयार किया। तभी रेयांश खन्ना का फोन बजा। लीना भाटिया का फोन था। रेयांश खन्ना, क्या आप कल रात ठीक थे? लीना भाटिया की चिंतित आवाज, जिसमें थोड़ी सी मोहकता भी थी, फोन पर सुनाई दी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। कल के लिए माफ कीजिएगा, रेयांश खन्ना ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम इतने सालों से सहपाठी हैं। वैसे आप एयरपोर्ट कब जा रहे हैं? मैं आकर आपको ले आती हूँ। लीना भाटिया की आवाज में एक अलग ही आकर्षण था और कल से भी ज्यादा आत्मीयता झलक रही थी। धन्यवाद, लेकिन कोई जरूरत नहीं। मैं मिस अवस्थी के साथ जाऊंगा। रेयांश खन्ना ने विनम्रता से मना कर दिया। ओह, अच्छा लगा। वैसे मिस अवस्थी कल आपको खुद लेने आई थीं। आपके बॉस आपके साथ बहुत अच्छे हैं। लीना भाटिया ने सहजता से कहा, किसी बड़ी स्टार का अपने असिस्टेंट के लिए इतना ध्यान रखना दुर्लभ है। अफसोस की बात है कि वह बहुत मशहूर हैं, उन्हें तो हम सबसे अलग दुनिया का होना ही चाहिए। रेयांश खन्ना ने अचानक कहा, लीना भाटिया, मुझे याद है आपने कल मुझसे पूछा था कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। लीना भाटिया के जवाब देने से पहले ही रेयांश खन्ना ने आगे कहा, अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे पहले से ही एक महिला पसंद है। सच में?
लीना भाटिया की आवाज़ अचानक थोड़ी तेज हो गई और उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जिसे मैं जानती हूँ। रेयांश खन्ना ने बाथरूम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। उसके लायक बनने के लिए मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी। अगर मैं उसे जीत लेता हूँ तो अगली बार उसे अपने पुराने सहपाठियों से ज़रूर मिलवाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे जल्द ही एक मीटिंग में जाना है, अगली बार बात करते हैं। लीना भाटिया ने बनावटी हंसी हंसते हुए जल्दी से फ़ोन काट दिया। रेयांश खन्ना ने फिर से बाथरूम की ओर देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाथरूम में मेहर अवस्थी ने अपना कान दरवाजे से सटाकर धीरे से गुनगुनाया, हम हमेशा अच्छी बातें कहती हो। हालांकि अनजाने में उसके होंठों के कोने ऊपर उठ गए और उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। रेयांश खन्ना ने कपड़े बदल लिए थे और नाश्ते के लिए बैठने ही वाले थे कि ऋतिका मेहता और दिव्या कपूर आ गईं। आज मेहर अवस्थी ड्रीमलाइन सिटी वापस जा रही थीं ताकि क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के साथ अपने नए एल्बम पर चर्चा कर सकें, जिसमें रेयांश खन्ना के गानों के कॉपीराइट मुद्दे भी शामिल थे। पिछली बार दिव्या कपूर ने कंपनी के अधिकारियों से कहा था कि वे मेहर अवस्थी के नए एल्बम में अनफॉर्चुनेटली, इट्स नॉट यू, मुलाकात, लेटर और फाइनली वेटिंग फॉर यू जैसे कई गाने शामिल करना चाहती हैं। हालांकि क्रिसेंट एंटरटेनमेंट कॉपीराइट शुल्क का भुगतान करना चाहता था और उसके बाद होने वाली आय को रेयांश खन्ना के साथ 30/70 के अनुपात में बांटना चाहता था। कंपनी का उच्च प्रबंधन इससे खुश नहीं था, इसलिए मेहर अवस्थी इस बारे में बात करने के लिए खुद कंपनी जा रही थी। वाह, कितना शानदार नाश्ता! ऋतिका मेहता ने अंदर आते ही मेज पर नाश्ता देखा और एक स्टीम्ड बन उठाकर मुंह में डाल लिया। क्या तुमने अभी अभी खाना नहीं खाया? दिव्या कपूर ने बेबसी से सिर हिलाया। क्या बहन किंगमेई नहा रही हैं? ऋतिका मेहता ने बाथरूम में झांकते हुए हल्की सी हंसी और उत्सुकता से रेयांश खन्ना से पूछा, श्री खन्ना, आप और बहन किंगमेई क्या कर रहे हैं? ये इतनी जल्दी क्यों नहा रही हैं? अपना स्टीम्ड बन खाओ। रेयांश खन्ना ने एक और स्टीम्ड बन उठाया और ऋतिका मेहता के मुंह में ठूंस दिया, जिससे वो सिसक उठी। कुछ देर की हलचल के बाद बाथरूम में पानी की आवाज़ बंद हो गई और बाहर खड़े तीनों मेहर अवस्थी का सामान पैक करने में मदद करने लगे। किंगमेई, तुमने अपना फ़ोन फिर से इधर उधर छोड़ दिया है। मैं इसे तुम्हारे बैग में रख देती हूँ। ऋतिका मेहता ने मेहर अवस्थी का फ़ोन कॉफ़ी टेबल से उठाया और उसे बैग में रखने ही वाली थी कि अचानक आश्चर्य से चिल्लाईं और स्क्रीन पर लिखी बातें ज़ोर से पढ़ीं। महिलाओं के लिए प्रसव पीड़ा का स्तर, योनि प्रसव बनाम सिजेरियन सेक्शन के फ़ायदे और नुकसान, गर्भवती महिलाओं को किन 10 बातों पर ध्यान देना चाहिए, नवविवाहित जोड़ों को गर्भावस्था के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, नई माताएं पर्याप्त स्तन दूध कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं। अध्याय 157, बधाई हो। ये सब क्या चीज़ें हैं? ऋतिका मेहता ने मेहर अवस्थी द्वारा अपने फ़ोन पर खोजी गई कुछ चीज़ों को जोर से पढ़ा। वह क्षण भर के लिए हैरान रह गई। दिव्या कपूर भी दंग रह गईं। किंगमेई ये सब चीज़ें क्यों खोज रही है? अगले ही पल दोनों महिलाओं ने रेयांश खन्ना की ओर देखा। दिव्या कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों ने कब? अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और मेहर अवस्थी, जिसके बाल अभी भी गीले थे, ऋतिका मेहता के हाथ से फ़ोन छीनते हुए बाहर भागी। तीनों को आश्चर्य से अपनी ओर घूरते देख उसके गाल लाल हो गए। मैं एक दोस्त के लिए ये सब देख रही थी। उसने बोलना समाप्त किया और फ़ोन लेकर बाथरूम में भाग गई, दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। फिर उसने अपना चेहरा ढक लिया, पैर पटकते हुए धीरे से बुदबुदाई, कितनी शर्मनाक। कल रात उसने शराब पीने के बाद रेयांश खन्ना को तान्या बंसल के साथ गर्भपात कराने के बारे में बात करते हुए सुना और तब से वह महिलाओं के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने के बारे में सोच रही थी। लेकिन वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी, तो वह ऐसी बात कैसे समझ सकती थी? इसीलिए वह आज सुबह जल्दी उठी और ऑनलाइन सर्च करने लगी। अचानक ऋतिका मेहता ने उसे देख लिया। बाहर रेयांश खन्ना को अचानक याद आया कि उसने मेहर अवस्थी को उठते ही जल्दी से अपना फ़ोन नीचे रखते हुए देखा था। जाहिर है वह बच्चे पैदा करने के बारे में जानकारी खोज रही थी, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? रेयांश खन्ना को समझ नहीं आया और दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता तो और भी ज़्यादा उलझन में थीं। दोनों ने रेयांश खन्ना को गौर से देखा। श्री खन्ना, आप और बहन किंगमेई ने कहीं कर तो नहीं लिया? हे भगवान, आप दोनों दिखावा करने में कितने माहिर हैं। अगर मेहर अवस्थी सचमुच गर्भवती थी तो एकमात्र दोषी रेयांश खन्ना ही हो सकते थे, क्योंकि केवल रेयांश खन्ना ही दिन रात मेहर अवस्थी के साथ थे। एक अकेला पुरुष और एक अकेली महिला जैसे सूखी लकड़ी जलती हुई आग के सामने हो। अगर कुछ हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन अगर यह शादी से पहले की गर्भावस्था थी तो यह थोड़ा मुश्किल होगा। दिव्या कपूर ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, रेयांश खन्ना, जरा सोच समझकर, आपने और किंगमेई ने आखिरी बार ऐसा कब किया था? उन्हें ये जानना जरूरी था कि मेहर अवस्थी लगभग कितने महीने की गर्भवती हैं ताकि वे स्थिति को संभाल सकें।
क्या उन्हें मेहर अवस्थी को गर्भपात कराने के लिए मनाना चाहिए या उन्हें सीधे अपनी शादी और बच्चे के जन्म की घोषणा कर देनी चाहिए और फिर संकट प्रबंधन को बाद में संभालना चाहिए? यह एक ऐसा मामला था जिस पर एक एजेंट को आपात स्थिति से निपटने के दौरान विचार करना पड़ता है। जी, श्रीमान खन्ना, हमें सारी जानकारी चाहिए। रितिका मेहता ने रेयांश खन्ना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। रेयांश खन्ना ने बेबसी से कहा, श्रीमती अवस्थी और मैं सचमुच निर्दोष हैं। हम अभी बस बॉस और असिस्टेंट हैं। धमाका, बाथरूम का दरवाजा खुला और मेहर अवस्थी ठंडे चेहरे के साथ बाहर निकलीं। उन्होंने दिव्या कपूर और रितिका मेहता से कहा, सुना आपने, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक दोस्त की जांच में मदद कर रही थी, ज्यादा मत सोचो। रेयांश खन्ना ने झट से कहा, श्रीमती अवस्थी, नहीं, मैंने अभी जो कहा वो आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए कहा था। मेहर अवस्थी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे कमरे से बाहर चली गईं। किंग मेई, इतनी तेज मत चलो। दिव्या कपूर जल्दी से उनके पीछे भागीं। रेयांश खन्ना और रितिका मेहता भी जल्दी से अपने सूटकेस कमरे से बाहर खींच ले गए। रितिका मेहता ने रेयांश खन्ना पर मुस्कुराते हुए कहा, श्री खन्ना, क्या ऐसा हो सकता है कि किंग मेई सच में आपके साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखना चाहती हो? चारों कार में बैठ गए और रितिका मेहता हवाई अड्डे की ओर चल पड़ीं। दिव्या कपूर बगल वाली सीट पर बैठी थीं। रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी हमेशा की तरह पीछे बैठे थे, लेकिन आज मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना से बिल्कुल बात नहीं की, यहाँ तक कि जब उन्होंने राग साहिल के जरिए अन्विका सूद से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की से टेक लगाकर बैठी रहीं। उनका सिर बाहर की ओर था और रेयांश खन्ना को सिर्फ उनकी पीठ दिखाई दे रही थी। इस बार वह काफी गुस्से में लग रही थीं। रास्ते में दिव्या कपूर को एक फोन आया। कुछ ही देर में उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। फोन रखने के बाद उन्होंने रेयांश खन्ना की ओर मुड़कर कहा, रेयांश खन्ना, आपका गाना नेमलेस हीरो थीम सॉन्ग प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पहुंच गया है। और दिव्या कपूर ने शायद ही कभी इतनी खुशी दिखाई हो। फाइनल टॉप 10 में आपका गाना पहले नंबर पर आया है। वाह, टिल्ड ये तो कमाल है। रितिका मेहता चिल्लाईं और लगभग स्टीयरिंग व्हील ही छोड़ दिया। इस समय पूरे संगीत जगत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय निस्संदेह नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग का चयन है, क्योंकि यह गाना अब सिर्फ गायकों और प्रशंसकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। अगर किसी को राष्ट्रीय दिवस समारोह में मंच पर प्रस्तुति देने का मौका मिलता है तो इसका प्रभाव किसी तीसरे दर्जे के गायक को शीर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। 5000 से ज्यादा प्रविष्टियों में से शीर्ष 10 में पहुंचना एक बहुत बड़ा सम्मान है। और रेयांश खन्ना के द केला जज्बा को पहला स्थान मिला। आखिर कौन उत्साहित नहीं होगा? हालांकि सबसे ज्यादा उत्साहित रितिका मेहता नहीं बल्कि मेहर अवस्थी थीं। उन्होंने चीख तो नहीं मारी, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और आवाज को दबा दिया, लेकिन उनके लाल गालों और आंसुओं से साफ जाहिर था कि वे कितनी खुश थीं। दिव्या कपूर ने सिर हिलाते हुए सोचा कि पिछले साल जब किंग मेई का एल्बम साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना था, तब भी वह इतनी उत्साहित नहीं थी। कुछ औरतें एक बार जब उन्हें अपना प्रेमी मिल जाता है तो वे अपने लिए जीना छोड़ देती हैं। उन्होंने किंग मेई से उसके शांत स्वभाव को देखते हुए ऐसी उम्मीद नहीं की थी। रेयांश खन्ना भी बहुत खुश थे। उन्होंने मेहर अवस्थी की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद श्रीमती अवस्थी, आपके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। मेहर अवस्थी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह रेयांश खन्ना से कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। उन्होंने मुंह बंद कर लिया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। रेयांश खन्ना चौंक गए, फिर बेबस होकर मुस्कुरा दिए। क्या वह अब भी उस शीत युद्ध को नहीं भूल पाई हैं? तभी उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी ने अपना फोन उठाया और कुछ बटन दबाए। कुछ ही देर बाद रेयांश खन्ना को शौकिया वेबसाइट पर अन्विका सूद का संदेश मिला, बधाई हो। दोपहर, ड्रीमलाइन सिटी, क्रेसेंट एंटरटेनमेंट, तान्या बंसल, आप टॉप 10 में पहुंच गई हैं। एक ऑफिस में पल्लवी सूरी ने उत्साह से तान्या बंसल को बताया। वाह, क्या बात है। उनकी बात सुनकर तान्या बंसल का चेहरा खुशी से लाल हो गया। अगर वह कंपनी में न होती तो खुशी से चिल्ला उठती। नेमलेस हीरो थीम सॉन्ग के चयन में भाग लेते समय तान्या बंसल को ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। इतने सारे स्थापित गायकों के बीच और उनका सिर्फ एक दूसरे दर्जे की कलाकार होना, उनके लिए फाइनल तक पहुंचना कितना आसान था। उनका शुरुआती लक्ष्य सिर्फ तीसरे राउंड तक पहुंचना था और अगर वह मेहर अवस्थी से बेहतर प्रदर्शन कर पाती तो इतना ही काफी होता। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 में जगह बना ली। टॉप 10 में और कौन कौन है? शुरुआती उत्साह के बाद तान्या बंसल ने पल्लवी सूरी से पूछा। रिया तलवार, जाह्नवी मल्होत्रा, रुचि बत्रा, नीलम सक्सेना, वरुण सेठी। मैंने सुना है कि ये सभी सेलेक्ट हो गए हैं। इस बार युवा गायक ही शो को आगे बढ़ा रहे हैं। पल्लवी सूरी ने कहा, रैंकिंग अभी स्पष्ट नहीं है।
नवदेश टीवी नेटवर्क में मेरे एक दोस्त ने बताया कि उन्होंने फाइनल राउंड के लिए सख्त आदेश जारी किया है और किसी को भी कोई जानकारी लीक करने से मना किया है। खैर, अगर आपको नवदेश टीवी नेटवर्क से रिहर्सल का नोटिफिकेशन मिलता है तो इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। मेहर अवस्थी का क्या हुआ? तान्या बंसल ने अचानक पूछा। मैंने मेहर अवस्थी का नाम नहीं सुना। शायद उन्होंने सच में हिस्सा नहीं लिया या शायद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पल्लवी सूरी ने जवाब दिया। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना को अपने साथ रखने के लिए हर संभव कोशिश की। क्या ये सब नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के लिए नहीं था? वह इसमें भाग क्यों नहीं लेती? तान्या बंसल ने ताना मारते हुए कहा, एक ही संभावना है, मेहर अवस्थी को बाहर कर दिया गया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। रेयांश खन्ना को लगता था कि मेहर अवस्थी मुझसे बेहतर है, लेकिन अब मैंने साबित कर दिया है कि मैं मेहर अवस्थी से कम नहीं हूं। पल्लवी सूरी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तान्या बंसल, तुम क्या करना चाहती हो? तान्या बंसल खड़ी हुई, हल्के कदमों से फ्रेंच खिड़कियों की ओर चली, उसकी आकृति लहरा रही थी। मैं रेयांश खन्ना को बताऊंगी कि वह गलत है। अध्याय 158 मेहर अवस्थी मुझसे कमतर नहीं है। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के उपाध्यक्ष अरविंद मारवाह के कार्यालय में मेहर अवस्थी और दिव्या कपूर सोफे पर बैठी थीं। उनके सामने अरविंद मारवाह बैठे थे। चारों दोपहर में ड्रीमलाइन सिटी पहुंचे थे। दोपहर के भोजन के बाद वह और दिव्या कपूर कंपनी में जल्दी पहुंची। उद्देश्य मेहर अवस्थी के नए एल्बम और रेयांश खन्ना के गानों के कॉपीराइट पर चर्चा करना था। इस समय अरविंद मारवाह ने अपनी कॉफी उठाई, एक छोटा सा घूंट लिया और धीरे से रख दिया। उनका चेहरा शांत लग रहा था और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मेहर, हमने सुना है कि तुम्हें परेशान करने वाला दरिंदा पकड़ा गया है। हमें राहत मिली है। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, अध्यक्ष मरवाह। दिव्या कपूर ने फिर पूछा, अध्यक्ष मरवाह, मैंने पहले जिस बात का जिक्र किया था उसके बारे में कंपनी की क्या योजना है? दिव्या कपूर मेहर अवस्थी के नए एल्बम में रेयांश खन्ना के 4 गाने शामिल करने की बात कर रही थीं। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट एक निश्चित कॉपीराइट शुल्क का भुगतान करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में होने वाली आय को 30/70 के अनुपात में बांटा जाएगा, जिसमें त्याने को 30% और रेयांश खन्ना को 70% मिलेगा। अरविंद मरवाह मुस्कुराए, उनका लहजा दोस्ताना था। मेहर, मुझे अभी भी याद है जब तुम पहली बार कंपनी में शामिल हुई थी, तुम बिल्कुल अनुभवहीन थी। कंपनी ने तुम्हें एक उभरते सितारे के मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे संसाधन लगाए। कंपनी में हर कोई तुम्हारे लिए खुश है और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी भतीजी की तरह माना है। आप बहुत भावुक इंसान हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, आप कंपनी के पक्ष में मजबूती से खड़ी रहेंगी, है ना? मेहर अवस्थी ने कहा, अध्यक्ष मरवाह, मैं कंपनी की बहुत आभारी हूं। बिल्कुल सही। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आजकल मनोरंजन उद्योग कितना प्रतिस्पर्धी है और कंपनी के लिए भी यह आसान नहीं है। अगर हम राग साहिल के कुछ गानों के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाते हैं तो मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगी और कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरविंद मरवाह ने गंभीर और गहरे अफसोस के साथ बात की, जिससे कार्यस्थल पर होने वाली हेराफेरी का सार स्पष्ट हो गया। हालांकि दिव्या कपूर इस चाल से अप्रभावित रहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष मरवाह, किंग मेई कंपनी की देखभाल के लिए बहुत आभारी हैं। इसलिए उन्होंने वर्षों में कंपनी के लिए काफ़ी पैसा कमाया है। उनके अनुबंध के नवीनीकरण में कोई अतिरिक्त मांग शामिल नहीं थी, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कंपनी की कलाकार हैं और उन्हें इसके विकास में योगदान देना चाहिए। राग साहिल अलग हैं, वह कर्मचारी नहीं हैं। उनकी मांगें बिल्कुल वाजिब हैं। या फिर कंपनी को लगता है कि लेटर और मुलाकात उस कीमत के लायक नहीं है। दिव्या कपूर ने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि भले ही क्रिसेंट एंटरटेनमेंट और रेयांश खन्ना मुनाफा 30/70 के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन त्यान्युन के वितरण चैनल आसानी से उपलब्ध थे, जिनमें कम से कम संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके विपरीत रेयांश खन्ना के गानों और मेहर अवस्थी की लोकप्रियता से क्रिसेंट एंटरटेनमेंट को मिलने वाला लाभ अतुलनीय था। कंपनी का 30% हिस्सा लेना पहले से ही काफ़ी लाभदायक था। बात बस इतनी है कि मनोरंजन कंपनियां आमतौर पर कलाकारों के अनुबंधों में हेरफेर करती हैं और कंपनी और कलाकार के लिए मुनाफा 80/20 या यहां तक कि 90/10 के अनुपात में बांटना आम बात है। ये मनोरंजन कंपनियां बड़ा हिस्सा लेने की आदी हैं। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट से इतना बड़ा मुनाफा छोड़ने के लिए कहना स्वाभाविक रूप से उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। हालांकि मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थीं। दिव्या कपूर के शब्दों ने अरविंद मारवाह को चालाकी भरे हथकंडे अपनाने से रोक दिया। हाल के वर्षों में मेहर अवस्थी ने क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी पैसा कमाया था, लगभग अकेले ही इसे द्वितीय श्रेणी की कंपनी से शीर्ष श्रेणी की कंपनी बना दिया था। उनके शब्दों का काफ़ी प्रभाव था। इसके अलावा राग साहिल के गाने बेहद लोकप्रिय हैं। अगर उन्हें मेहर अवस्थी के नए एल्बम में शामिल किया जाता है तो बिक्री निश्चित रूप से अभूतपूर्व होगी। यहाँ तक कि मुनाफे का सिर्फ 30% भी बेहद आकर्षक होगा।
काफी विचार विमर्श के बाद अरविंद मारवाह ने अंततः सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। श्री खन्ना, एक बार जब सिस्टर किंगमेई और दिव्या जी कंपनी के साथ सौदा पक्का कर लेंगी तो आप करोड़पति बन जाएंगे। इस समय रितिका मेहता और रेयांश खन्ना बाहर इंतजार कर रहे थे। मेहर अवस्थी ने कंपनी को यह नहीं बताया था कि रेयांश खन्ना ही राग साहिल हैं। जाहिर है ये बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती थी, कंपनी को जल्द ही पता चल जाता। हालांकि इससे गाने के कॉपीराइट की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ता। रितिका मेहता की बातें सुनकर रेयांश खन्ना थोड़ा चिंतित हो गए। क्या इससे श्रीमती अवस्थी के कंपनी के साथ संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा? आखिरकार मेहर अवस्थी का क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध अभी 2 साल का था और वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से मेहर अवस्थी का कंपनी से कोई मनमुटाव हो। चिंता मत कीजिए श्री खन्ना, कंपनी को तो सिर्फ किंगमेई का ही समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष मारवाह और बाकी लोग भला उनसे मनमुटाव कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। रितिका मेहता ने सहजता से बात की, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि ये मनोरंजन कंपनियां मुनाफे को ही प्राथमिकता देती हैं। मेहर अवस्थी एक तरह से किसी और के घर में रह रही थी, अंततः उसे आज़ादी नहीं मिल रही थी। भविष्य में जब मनोरंजन उद्योग में उसके पर्याप्त संपर्क और रुतबा हो जाएगा तो वह मेहर अवस्थी को वापस खरीद लेगा, उसे किसी के बंधन से मुक्त कर देगा। तान्या बंसल, टेकपुर का एक घरेलू स्पोर्ट्सवियर ब्रांड, चाहता है कि आप उनके प्रवक्ता बने। उनके लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। और इसी क्षण तान्या बंसल और पल्लवी सूरी सामने से चलकर आई। ऐसा लग रहा था कि वे भी अरविंद मारवाह के कार्यालय की ओर जा रही हैं। रेयांश खन्ना को देखकर दोनों रुक गईं, खासकर तान्या बंसल, जिनका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। वह जल्दी से रेयांश खन्ना के पास गईं। रेयांश खन्ना, क्या संयोग है? आप कैसे हैं? रेयांश खन्ना ने दूरी बनाए रखते हुए एक कदम पीछे हटकर शांत भाव से कहा, मिस सेन नमस्कार। सुश्री अवस्थी राष्ट्रपति मारवाह से कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए अंदर हैं। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। तान्या बंसल ने स्वाभाविक रूप से रेयांश खन्ना के पीछे हटने को देखा। उन्होंने बनावटी मुस्कान बिखेरी, फिर अचानक अपनी आवाज ऊंची करके कहा, रेयांश खन्ना, क्या आप जानते हैं मेरा गाना द नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के रूप में देश भर में टॉप 10 में शामिल हो गया है। उन्होंने रेयांश खन्ना के चेहरे के भावों को देखा, मानो उनके चेहरे पर आश्चर्य, अविश्वास और पछतावा देखने की कोशिश कर रही हूं। रेयांश खन्ना, देखा, मैं मेहर अवस्थी से कम काबिल नहीं हूं। हालांकि वह निराश थीं। रेयांश खन्ना शांत रहे और उदासीनता से बोले, बधाई हो मिस सेन। दफ्तर का दरवाजा खुला और मेहर अवस्थी और दिव्या कपूर बाहर आईं। तान्या बंसल और रेयांश खन्ना को बात करते देख दोनों रुक गए, खासकर मेहर अवस्थी, जिनकी आमतौर पर ठंडी रहने वाली आंखें थोड़ी सी चमक उठीं और भी ठंडी लगने लगीं। मेहर अवस्थी को बाहर आते देख रेयांश खन्ना एक कदम पीछे हट गए और तान्या बंसल से बोले, मिस सेन, मैं आपको और नहीं रोकूंगा। फिर उन्होंने मेहर अवस्थी की ओर मुड़कर कहा, सुश्री अवस्थी, चलिए। मेहर अवस्थी ने उनकी ओर देखा, उनकी आंखों की बर्फीली नज़र पिघल गई और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। दोनों तान्या बंसल के पास से साथ साथ चलने लगे। तान्या बंसल, पल्लवी सूरी, हम अब जा रहे हैं। दिव्या कपूर ने दोनों का अभिवादन किया और रितिका मेहता के साथ चली गईं। तान्या बंसल का चेहरा पीला पड़ गया था। वह अविश्वास से रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी को साथ साथ चलते हुए देखने के लिए मुड़ी। मेहर अवस्थी बाहर हो गई। वह मेरे जितनी अच्छी नहीं है। रेयांश खन्ना अभी भी उसके साथ क्यों है? पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल की लाल आंखों को देखा, आह भरी और अचानक बोली, शायद रेयांश खन्ना किसी के साथ इसलिए नहीं रहे क्योंकि वे ज्यादा मशहूर थीं, और मेहर अवस्थी ने शायद रेयांश खन्ना को इसलिए अपने पास नहीं रखा क्योंकि वह उनके लिए गाने लिख सकते थे। शायद आप शुरू से ही गलत थीं। अध्याय 159। मेहर अवस्थी को संतुलित करने के लिए तान्या बंसल का उपयोग। बहन चेन, आपका क्या मतलब है? क्या आपने मुझे रेयांश खन्ना से तलाक लेने की सलाह नहीं दी थी? पल्लवी सूरी की बातें सुनकर तान्या बंसल परेशान हो गईं। इधर उधर देखने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। पल्लवी सूरी ने शांत भाव से कहा, मैं आपकी मैनेजर हूं। मेरा काम आपके और कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदा सुनिश्चित करना है। मौजूदा हालात में रेयांश खन्ना को छोड़ना ही सबसे फायदेमंद विकल्प था। लेकिन अब क्या? रेयांश खन्ना इतने प्रतिभाशाली हैं, उनकी प्रतिभा तो सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। और तान्या बंसल की आंखें लाल हो गईं और वह धीरे से बोली, हम उस समय एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अगर तुमने मुझे उकसाया न होता तो क्या मैं चुपके से उसके बच्चे का गर्भपात करवा देती। तान्या बंसल का गुप्त गर्भपात रेयांश खन्ना के दिल में दर्द था और खुद तान्या के लिए भी एक बाधा। आखिरकार वह उसका अपना खून का रिश्ता था, उसने उसे मार डाला था। आधी रात को तान्या बंसल अक्सर बुरे सपनों से जाग जाती थी, जिसमें एक खून से लथपथ और क्षत विक्षत बच्चा उससे पूछता था कि वह उसे क्यों नहीं चाहती थी।
तान्या बंसल। पल्लवी सूरी ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा। चूंकि तुम कहती हो कि रेयांश खन्ना तुमसे प्यार करता है, तो उसने उस समय तुम्हारे लिए गाना क्यों नहीं लिखा? तलाक के बाद मेहर अवस्थी के लिए ही क्यों लिखा? क्या तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं? शायद। पल्लवी सूरी ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी का शुरू से ही गुप्त संबंध था। सिर्फ तुम ही इस बात से अनजान थी। तुम उनसे बहुत प्यार करती थी। हमारा तलाक शायद उनके लिए राहत की बात हो। तान्या बंसल स्तब्ध रह गई, काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए, फिर धीरे से बोली, क्या मतलब? रेयांश खन्ना ने बहुत पहले मुझे धोखा दिया था। नामुमकिन, नामुमकिन, वह उस तरह का इंसान नहीं है। अफसोस की बात है। अगर हमें तुम्हारी गुप्त शादी के उजागर होने का डर न होता, तो सिर्फ इस बात से कि उसने एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम्हें धोखा दिया, मेहर अवस्थी की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए धूमिल हो जाती। पल्लवी सूरी ने बड़े अफसोस के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। रेयांश खन्ना धोखा नहीं दे सकता। उसने मुझसे तलाक लेने के बाद ही मेहर अवस्थी से मुलाकात की होगी, बस यही बात होगी। तान्या बंसल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने पल्लवी सूरी को ठंडी निगाहों से घूरा। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे हम दोनों को दुख पहुंचे। वैसे भी तुम राष्ट्रीय नामहीन हीरो थीम सॉन्ग प्रतियोगिता में मेहर अवस्थी को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 में जगह बना चुकी हो। रागसाहिल के बारे में क्यों परेशान होना? पल्लवी सूरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तान्या बंसल, इस बारे में ध्यान से सोचो। अगर रेयांश खन्ना वाकई इतने प्रतिभाशाली हैं, तो मेहर अवस्थी अंतिम 10 में क्यों नहीं पहुंच पाईं? अगर वो सच में इतने अच्छे हैं, तो वो खुद प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर थीम सॉन्ग जीत सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तान्या बंसल अवाक रह गईं, बस पल्लवी सूरी को देखती रह गईं। क्यों? पल्लवी सूरी ने ताना मारते हुए कहा, गीतकारों और संगीतकारों को अनुभव हासिल करने के लिए समय चाहिए होता है। मुझे लगता है कि ये गाने रेयांश खन्ना के सालों के सारे काम को दर्शाते हैं। अब उन्होंने ये सारे गाने मेहर अवस्थी को दे दिए हैं और उनके पास अब नए आइडिया नहीं बचे हैं। वो इतने कम समय में उसी गुणवत्ता के गाने नहीं लिख सकते। तान्या बंसल हिचकिचाईं, तो इसीलिए वो और मेहर अवस्थी नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के लिए अंतिम 10 में जगह नहीं बना पाए। पल्लवी सूरी ने सिर हिलाते हुए कहा, मेहर अवस्थी ने इस बार गलत अनुमान लगाया। उसने सोचा था कि रेयांश खन्ना को बांधकर उसे लगातार अच्छे गाने मिलते रहेंगे, लेकिन उसे सबसे अहम नामहीन हीरो का थीम सॉन्ग मिल गया। श्याओ याओ। पल्लवी सूरी थोड़ी देर रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, शिक्षक मानव श्रीवास्तव आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और उन्होंने दीर्घकालिक सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति मारवाह भी। पल्लवी सूरी ने अरविंद मारवाह के कार्यालय की ओर देखा। राष्ट्रपति मारवाह भी आजकल आप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अगर आप कुछ त्याग करने को तैयार हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपको मेहर अवस्थी से भी ज्यादा संसाधन मिलेंगे। उस समय रेयांश खन्ना क्या होगा? उससे 100 गुना ज्यादा प्रतिभाशाली अनगिनत लोग आपके चरणों में गिरेंगे, आपकी सेवा में, आपके नियंत्रण में। पल्लवी सूरी की आवाज मानो आसमान से आ रही हो या किसी गहरे अंधकार से, मानो तान्या बंसल के कानों तक पहुंचने और उनके दिल में उतरने की कोशिश कर रही हो। बहन चेन। तान्या बंसल को आखिरकार समझ आ गया कि पल्लवी सूरी ने उनसे इतनी बातें क्यों की थीं। उनका चेहरा शांत हो गया और उनकी आवाज में उदासीनता आ गई। मैंने तुमसे कहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कृपया दोबारा इस बारे में बात मत करना। पल्लवी सूरी हिचकिचाईं, फिर उन्हें मनाने की कोशिश छोड़ दी और सिर हिलाते हुए बोलीं, ठीक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। बातचीत के बाद वे अरविंद मारवाह के दफ्तर गईं और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आते ही अरविंद मारवाह का चेहरा गंभीर था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तान्या बंसल यहाँ हैं। बैठो, बैठो। दोनों बैठ गए और अरविंद मारवाह ने कहा, तान्या बंसल, बधाई हो। हमारी कंपनी के 10 गायकों ने नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के चयन में भाग लिया था, लेकिन आप अकेली थी जिन्होंने देश भर में शीर्ष 10 में जगह बनाई। धन्यवाद श्रीमान मारवाह। तान्या बंसल ने पूछा, मेहर अवस्थी के बारे में क्या? अरविंद मारवाह ने हाथ हिलाते हुए कहा, उनके बारे में बात न करें। उनके शब्दों में मेहर अवस्थी के प्रति थोड़ी असंतुष्टि झलक रही थी। पल्लवी सूरी ने कहा, राष्ट्रपति मारवाह, जब हम अंदर आए तो हमारी मुलाकात सुश्री अवस्थी और दिव्या कपूर से हुई। वे बहुत खुश लग रही थीं। हमें लगा कि उनके पास भी कोई अच्छी खबर है। अच्छी खबर? उनके लिए तो हाँ, लेकिन कंपनी के लिए नहीं। अरविंद मारवाह ने व्यंग्य किया, फिर मेहर अवस्थी के साथ हुई अपनी बातचीत सुनाई। मुझे बताए, कंपनी गीतकार के साथ मुनाफे का 30/70 का बंटवारा करती है। अगर यह बात फैल गई, तो क्या क्रिसेंट एंटरटेनमेंट हंसी का पात्र नहीं बन जाएगी? अरविंद मारवाह कुछ नाराज लग रहे थे। तान्या बंसल और पल्लवी सूरी ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों जानती थीं कि राष्ट्रपति मारवाह सचमुच नाराज नहीं थे। रागसाहिल के गाने इतने लोकप्रिय थे कि कंपनी को भले ही सिर्फ 30% मिलता था, फिर भी यह मुफ्त का मुनाफा था।
उन्होंने मेहर अवस्थी के प्रति अपनी असंतुष्टि उनके सामने सिर्फ इसलिए जाहिर की ताकि अपने कलाकारों के बीच प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण बना रहे। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट में मेहर अवस्थी का दबदबा बहुत ज्यादा था, उनका प्रभाव बहुत अधिक था। स्वाभाविक रूप से कंपनी को उनकी बराबरी करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। यह एक अवसर था। पल्लवी सूरी ने तुरंत कहा, अध्यक्ष मरवाह, हमारी कंपनी में मेहर अवस्थी जैसी प्रतिभाशाली गायिका ही नहीं है। तान्या बंसल अनसंग हीरोज के शीर्ष 10 में जगह बना चुकी हैं, जो उनकी क्षमता को साबित करता है। पिछले 2 दिनों में उन्हें कई एंडोर्समेंट डील मिली हैं। हम एंडोर्समेंट की स्थिति पर रिपोर्ट देने और आपकी राय जानने के लिए आपके पास आए हैं। अरविंद मरवाह ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तान्या बंसल बहुत अच्छा कर रही हैं। वह हमेशा कंपनी को हर बात की जानकारी पहले से देती हैं। टेकपुर टीवी नेटवर्क के कार्यक्रम विभाग के श्री लियू ने कल मुझसे संपर्क किया था। वे चाहते थे कि हमारे कलाकारों में से कोई एक ए बेटर लाइफ में भाग ले। मैं तान्या बंसल को नियमित अतिथि के रूप में सिफारिश करने की योजना बना रहा हूं। ए बेटर लाइफ। तान्या बंसल प्रसन्न हुई और तुरंत बोली, धन्यवाद अध्यक्ष मरवाह। ए बेटर लाइफ टेकपुर टीवी नेटवर्क का प्रमुख वैरायटी शो है। इसका पहला सीजन पिछले साल प्रसारित हुआ था और अपने टाइम स्लॉट में राष्ट्रीय दर्शक रेटिंग में शीर्ष 3 में स्थान हासिल किया था। तान्या बंसल को इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर के वैरायटी शो में भाग लेने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब राष्ट्रपति मरवाह मेहर अवस्थी को टक्कर देने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें यह अवसर दिया है और तान्या बंसल बेहद उत्साहित हैं। इतने बड़े स्तर के वैरायटी शो में नियमित रूप से शामिल होने से उनकी लोकप्रियता निस्संदेह एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। मेहर अवस्थी की तरह प्रथम श्रेणी की स्टार या उससे भी बड़ी प्रथम श्रेणी की स्टार बनना अब बस कुछ ही पलों की बात है। रेयांश खन्ना, क्या तुम देख सकते हो, मैं दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हूँ। एक दिन तुम्हें मेरे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने से इनकार करने का पछतावा होगा। अध्याय 160। बड़ी बहन अपनी छोटी भाभी से मिलने आ रही है। श्री मारवाह, हमने लगभग सभी अन्य एंडोर्समेंट और घोषणाओं को अंतिम रूप दे दिया है। 2 स्पोर्ट्स ब्रांड के एंडोर्समेंट हमारे शेड्यूल से मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमें एक को चुनना होगा। पल्लवी सूरी मुस्कुराते हुए अरविंद मारवाह को आगे बताती रहीं। एक है एनएस, एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स ब्रांड। वे तान्या बंसल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। दूसरा है घरेलू ब्रांड ज़ेनफिट। वे भी तान्या बंसल को अपना प्रवक्ता बनाना चाहते हैं। ज़ेनफिट बहुत गंभीर है। उनके प्रतिनिधि अगले मंगलवार को ड्रीमलाइन सिटी में हमसे मिलने आ रहे हैं। अरविंद मारवाह ने सिर हिलाते हुए कहा, एनएस एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। रिया तलवार और वरुण सेठी उनके वैश्विक प्रवक्ता हैं। ज़ेनफिट, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है। पल्लवी सूरी ने कहा, जी हाँ, ज़ेनफिट टेकपुर में हाल ही में स्थापित एक घरेलू स्पोर्ट्स ब्रांड है। इसकी ब्रांड जागरूकता अभी उतनी अधिक नहीं है। और आपका क्या विचार है, तान्या बंसल? अरविंद मारवाह ने तान्या बंसल से विनम्रतापूर्वक पूछा। ब्रांड एंडोर्समेंट के स्तर उच्चतम से निम्नतम क्रम में, ब्रांड प्रवक्ता, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड मित्र। पिछली बार रोली ने मेहर अवस्थी को अपना प्रवक्ता बनाया था, जबकि तान्या बंसल सिर्फ एक मामूली ब्रांड मित्र हैं। एनएस एक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है जो रोली के समान उद्योग में नहीं है, लेकिन आम जनता में पहचान के मामले में एनएस स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक आगे है। दूसरी ओर ज़ेनफिट एक छोटा घरेलू ब्रांड है जिसके बारे में अरविंद मारवाह ने भी शायद ही कभी सुना हो। तान्या बंसल ने दृढ़ता से कहा, श्री मारवाह, मेरा मानना है कि मुर्गी का सिर बनने से बेहतर है फीनिक्स की पूंछ बनना। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनना, भले ही स्तर कम हो, उन्हें वह पहचान दिलाएगा जो एक छोटे घरेलू ब्रांड के प्रवक्ता होने से नहीं मिल सकती। अरविंद मारवाह ने एक पल सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहेगा, ज़ेनफिट के लोग अगले मंगलवार को आएंगे। पल्लवी सूरी, तुम बातचीत संभालोगी। अगर वे एंडोर्समेंट फीस दोगुनी करने को तैयार हैं तो हम मान जाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो तान्या बंसल एनएस की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी। तान्या बंसल के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। वह ज़ेनफिट जैसे छोटे घरेलू ब्रांडों को दिल से नीचा समझती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे छोटे अनजान ब्रांड का एंडोर्समेंट करना उनके लिए शोभा नहीं देगा। लेकिन चूंकि श्री मारवाह ने ऐसा कहा था, इसलिए उन्हें मानना ही पड़ा। ठीक है श्री मारवाह, हम आपकी बात मानेंगे। स्नोलीफ रेजिडेंसी। श्री खन्ना, बहन किंग मेई, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। मुझे बहन किंग मेई की चिंता है। बहन किंग मेई, मुझे परेशान मत करो। रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी स्नोलीफ रेजिडेंसी लौट आए। दिव्या कपूर जल्दी चली गई थी और रितिका मेहता को भी घर चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और दरवाजे के फ्रेम से चिपकी रहीं, गपशप जारी रखने के लिए दृढ़ थीं। मेहर अवस्थी के पास उन्हें वहीं रहने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी रेयांश खन्ना का फ़ोन बज उठा। मेहर अवस्थी ने उनकी तरफ देखा और रेयांश खन्ना ने उन्हें अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, मेरी बहन का फ़ोन है।
मेहर अवस्थी ने नाक से कुड़ी अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, बिल्कुल उदासीन दिख रही थीं। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, ये जानते हुए कि वह अभी भी रूठी हुई हैं, और फ़ोन उठाया। बहन, क्या तुमने अभी अभी नौकरी नहीं बदली? अभी भी मुझे फ़ोन करने का समय है। श्रेया खन्ना ने हाल ही में नौकरी बदली है, एक स्पोर्ट्स ब्रांड के प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगी हैं। इस कंपनी का मालिक बहुत महत्वाकांक्षी है। वह इस ब्रांड को एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाना चाहता है और कहता है कि वह पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि नवदेशी ब्रांड भी उतने ही अच्छे हैं। श्रेया खन्ना की पिछली कंपनी में सैलरी कम नहीं थी, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें धोखा दिया था और नौकरी बदलने के बाद ही उन्हें पता चला कि वह बहुत गरीब थे। प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी हायर नहीं कर सकते थे। एंडोर्समेंट के लिए तो वह सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे के कलाकारों को हिला पाते थे। छी, उस देहाती ने मुझे इतना धोखा दिया, क्या उसकी हिम्मत है मुझे बताने की? श्रेया खन्ना ने तिरस्कार से कहा। जिस देहाती की वह बात कर रही थी वह थे नितिन अरोड़ा, स्पोर्ट्सवियर ब्रांड के मालिक, जिनसे श्रेया खन्ना की मुलाकात तब हुई थी जब वह विदेशी व्यापार में काम करती थीं। बहन, अपने नए बॉस के बारे में इस तरह बात करना ठीक नहीं है क्या? रेयांश खन्ना ने बेबसी से उन्हें याद दिलाया। उनकी बड़ी बहन हर तरह से अच्छी थी, सिवाय उनके गुस्सैल स्वभाव के। मैं उस आदमी के बारे में बात करने में बहुत आलसी हूँ। चलो काम की बात करते हैं। मैं अगले मंगलवार को बिजनेस ट्रिप पर ड्रीमलाइन सिटी जा रही हूँ और मैं तुमसे और तुम्हारे बॉस से मिलने ज़रूर आऊँगी। मेरे बॉस से मिलने? रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी की ओर देखा, जो सोफे पर उल्टी किताब लिए बैठी थी, और उसके कान खड़े हो गए थे। रेयांश खन्ना की बात सुनते ही मेहर अवस्थी ने तुरंत ऊपर देखा। रेयांश खन्ना को घूरते देख उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और हाथ में उल्टी पड़ी किताब को पढ़ना जारी रखा। हाँ, पिछली बार जब तुम टेकपुर आए थे तो तुमने ठीक से नहीं बताया था। तो तुम्हारी बॉस मेहर अवस्थी हैं? श्रेया खन्ना ने काफ़ी नाराज़गी से कहा। मैंने आन्या से सुना है कि तुम्हारी बॉस तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे आकर उन्हें धन्यवाद देना ही होगा। रेयांश खन्ना कुछ बोलने ही वाले थे कि श्रेया खन्ना ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। क्या स्वागत नहीं, असुविधा? स्वागत है, सुविधा है। रेयांश खन्ना ने बेबसी से कहा। बहन, एक पल रुकिए, मैं अपने बॉस से पूछ लेता हूँ। रेयांश खन्ना ने अपना फ़ोन ढकते हुए मेहर अवस्थी से कहा। श्रीमती अवस्थी, मेरी बहन अगले मंगलवार को व्यापारिक सिलसिले में ड्रीमलाइन सिटी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलना चाहती हैं। मेहर अवस्थी चौंक गईं, थोड़ी घबराई हुई दिखी और सहमति में बार बार सिर हिलाया। उनकी बहन मुझसे मिलना चाहती हैं? इसका क्या मतलब है? क्या वह माता पिता से मिलने जा रही हैं? मेहर अवस्थी अचानक घबरा गईं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेहर अवस्थी की सहमति देखकर रेयांश खन्ना ने श्रेया खन्ना से कहा। श्रीमती अवस्थी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ड्रीमलाइन सिटी क्यों आ रही हैं, बहन? श्रेया खन्ना ने जवाब दिया। हमारी कंपनी एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। बॉस खुद इस बारे में बात करने आए थे और उन्होंने मुझसे साथ आने की जिद की। इस बारे में बात करने के लिए ड्रीमलाइन सिटी आ रही हैं। क्या ये क्रिसेंट एंटरटेनमेंट है? कौन सा कलाकार? रेयांश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा। ड्रीमलाइन सिटी में केवल एक ही एजेंसी है, क्रिसेंट एंटरटेनमेंट, जिसके साथ 20 से अधिक कलाकार जुड़े हैं, जिनमें से अधिकांश दूसरे या तीसरे दर्जे के सितारे हैं। उनकी एंडोर्समेंट फीस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जो एक छोटे नवस्थापित ब्रांड के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। जो 18वें दर्जे से भी नीचे है, आप उसे जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। श्रेया खन्ना ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। टेकपुर, ज़ेनफिट स्पोर्ट्स अपैरल फैक्ट्री। श्रेया खन्ना योजना विभाग के कार्यालय में बैठी, फ़ोन नीचे रखा, ठुड्डी को हाथ पर टिकाया और गहरी सांस ली। वह चिकन लेग वाला आदमी मुझे साथ क्यों लाया? मैं तान्या बंसल को दोबारा नहीं देखना चाहती। श्रेया खन्ना और उनके बॉस नितिन अरोड़ा अगले मंगलवार को कलाकार तान्या बंसल से मिलने के लिए ड्रीमलाइन सिटी जा रहे थे। ज़ेनफिट एक नवस्थापित घरेलू स्पोर्ट्सवियर ब्रांड था, जिसके पास बड़े नाम वाले सितारों को काम पर रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। तान्या बंसल दूसरी श्रेणी में थीं, लेकिन हाल ही में उनकी लोकप्रियता और प्रचार काफ़ी अच्छा था और उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए बॉस नितिन अरोड़ा ने उन्हें अपना प्रवक्ता चुना। अगले मंगलवार को विवरण पर चर्चा होनी थी। अगर सब ठीक रहा तो वे तुरंत एंडोर्समेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे। हालांकि कंपनी में किसी को नहीं पता था कि तान्या बंसल वास्तव में श्रेया खन्ना की पूर्व भाभी थीं, और श्रेया खन्ना ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया था। श्रेया खन्ना ने फ़ोन पर रेयांश खन्ना को पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उन्हें पुरानी बुरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मेरा भाई इतना शानदार है, बहुत सी औरतें उसे चाहती हैं। उसके सामने तान्या बंसल क्या है? स्नोलीफ रेजिडेंसी। रेयांश खन्ना ने अभी फ़ोन कॉल खत्म ही किया था कि मेहर अवस्थी अचानक खड़ी हो गईं। मैं थक गई हूँ। वह ऊपर गईं, अपने बेडरूम में दाखिल हुई। उसने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत तन्वी राउत को फ़ोन किया।
रू, उसकी बहन अगले हफ्ते मुझसे मिलने ड्रीमलाइन सिटी आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए?